जी करो शुरू। होगी कॉपीज बांट दो जी। कल हमने थोड़ा सा बताऊंगा इन पे। अच्छा यार एक चीज बताएं, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस एक्सप्लिसिटली कॉन्ट्रैक्ट में लिखी होनी जरूरी हैं या इम्प्लिसिट भी हो सकती हैं? क्या बिजनेस प्रैक्टिस भी एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो सकती है? होंडा गाड़ी बेचता है, आजो आजो यार आजो। क्या वो हल्का फुल्का फटा हो गया था? अच्छा किताब का पेज निकाल लेना, पेज 97। क्या बैठ के भाई सुनते रहो जरा, साथ साथ इधर ही बैठ जाओ, इस रो में बैठ जाओ, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। क्या परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एक्सप्लिसिटली कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हो सकती है? मेरे भाई इधर आप सुनो, क्या परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एक्सप्लिसिटली कॉन्ट्रैक्ट में लिखी होनी जरूरी है या इंप्लाइड भी हो सकती है? तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ये कहती है कि मेरी बिजनेस प्रैक्टिस है कि मैं गाड़ी भी बेचता हूं और 2 साल की मेंटेनेंस सर्विस भी देता हूं, तो वो जो 2 साल की मेंटेनेंस सर्विस है, उस 2 साल की मेंटेनेंस सर्विस को आप अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कहेंगे? जी बिल्कुल, चाहे कॉन्ट्रैक्ट में ना भी लिखी हो, लेकिन पास्ट प्रैक्टिस से आपकी कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन टाइप चीज बन गई है। तो इसलिए याद रखिएगा, पीओ कैन बी एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। किताब का पेज 97 की फर्स्ट 3 लाइंस खुद ही पढ़ लीजिएगा। कॉन्सेप्ट समझ आ गया? आगे चलें। तो अगर लिखा हो कि ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है लेकिन फिर भी डिस्टिंक्ट हो और विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी डिस्टिंक्ट हो, तो इसको आप परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मानेंगे। अच्छा, ये कल हमने रेवेन्यू बुक करने के डिफरेंट मेथड्स पढ़े थे। कोई बता सकते हैं कि इनपुट मेथड्स कौन से थे? जितना ईंट बजरी सीमेंट इस्तेमाल हुआ और जितना होने वो इनपुट मेथड था। आउटपुट कौन सा था? जितनी बिल्डिंग बनती हुई नजर आ रही है या इंजीनियर ने जो सर्वे कर दिया, डेट इज आउटपुट मेथड। तो इनपुट मेथड भी है, आउटपुट मेथड भी है। हमने सवाल की 2 रिक्वायरमेंट्स की थी। एक रिक्वायरमेंट हमने कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट की थी, वो इनपुट मेथड था, और दूसरा हमने सर्वेयर की परसेंटेज दी थी कि इंजीनियर ने सर्वे आके किया, उसने इतना कर दिया था। और एक छोटा सा सवाल हमने किया था, 80 में से 50 बिल्डिंग की प्लास्टरिंग कर दी है, वो भी आउटपुट मेथड टाइप था। तो पेज नंबर 110 पे जाके इन मेथड्स के नाम पढ़ लें, इनपुट और आउटपुट मेथड्स कौन कौन से हैं। पेज 110। आउटपुट मेथड्स और इनपुट मेथड्स। सर्वेज, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड यानी 10 में से 4 बिल्डिंग्स बन गई। यूनिट्स डिलीवर्ड, 10 में से 4 बिल्डिंग बना के दे दी। माइलस्टोन्स अचीव्ड, वही 10 में से 4 बिल्डिंग्स बना के दे दी, माइलस्टोन्स अचीव्ड। कॉस्ट इनकर्ड, ये असल में कल किया था हमने, कॉस्ट इनकर्ड एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट। इसके बाद लेबर आवर्स डिवाइडेड बाय टोटल लेबर आवर्स, मशीन आवर्स डिवाइडेड बाय टोटल मशीन आवर्स। हमने इधर किसको किससे डिवाइड किया था परसेंटेज निकालते हुए? व्हाइट बोर्ड पे इस साइड पे, कॉस्ट फॉर द ईयर डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट। तो इधर ऐसा भी तो हो सकता है, लेबर आवर्स इन द करंट ईयर डिवाइडेड बाय टोटल लेबर आवर्स। Contract costs, cost to obtain contract and cost to fulfill contract. यार 1-2 मिनट वेट कर लें बच्चों का, बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट कर लें, पेज 128 पे बिल एंड होल्ड। पेज नंबर 128।
बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट। अच्छा, अब आपके जहन में सवाल होगा बुक में से क्या क्या चीज़ें टिक करनी है थ्योरी की, और स्टैंडर्ड में से क्या क्या चीज़ें हैं। वो इंशाल्लाह मैं एक वीडियो बना के आपको शेयर कर दूंगा सारी चीज़ें। बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट, वो वीडियो जैसी होंगी बस आप लेट के देखा करेंगे उनको। बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट, आप जा रहे थे कॉलेज और अम्मी ने कहा बेटा घी का डब्बा जो है वो लेते जाना। आप दुकान पे गए, आपने दुकान में घी का डब्बा खरीदा, आपको ख्याल आया वो हो मैंने तो कॉलेज जाना था। आपने दुकानदार को कहा यार ये मैंने खरीद लिया है, इस वाले डब्बे को अलग करके रख दें। दुकानदार ने कहा ठीक है भाईजान, क्या अलग करके रख देते हैं, कितनी देर में आप आएंगे? आपने कहा यार 4-5 घंटे के अंदर मैं इंशाल्लाह क्लासें ले लूँ के आ जाऊँगा, कभी ज़्यादा भी हो जाता है पता ही नहीं चलता, तो वैसे 4-5 घंटे में मैं आ जाता हूँ आमतौर पर। तो अगर वो घी के डब्बे के अंदर चूहे घुस जाएं, वो आपका नुकसान है दुकानदार का? आपका नुकसान है, क्योंकि आपने रखवाया उसको, वो आपका नुकसान है। दुकानदार के तरफ से तो रेडी फॉर डिलीवरी था, डन। इसमें ना यार मेड अवेलेबल था, एक्सेलेंट। इसमें बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट में ना एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नई किस्म की निकलती है जो आम कॉन्ट्रैक्ट्स में नहीं होती। ये होती है स्टोरेज सर्विसेज। असल में ये कॉन्ट्रैक्ट घंटे 3 के नहीं होते जिस तरह आपके हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट सालों के होते हैं। इस सवाल के अंदर एक सिनेरियो लिखा है कि एक बंदे ने खरीदी है मशीन और इसके साथ उसने कुछ स्पेयर पार्ट्स बाय किए हैं किसी दुकान से। अब आपको पता है मशीन फौरन यूज हो जाती है और स्पेयर पार्ट्स जब जब मशीन खराब हो तब तब लगाने पड़ते हैं। तो स्पेयर पार्ट कभी साल बाद लगाना पड़े, कभी 2 साल बाद लगाना पड़े, कभी मोटरसाइकिल का साइलेंसर खराब हो गया, कभी कोई और चीज खराब हो गई है, तो स्पेयर पार्ट्स ऐसा ऐसा यूज होते हैं। इस अक्लमंद बंदे ने क्या किया, इसने मशीन भी खरीद ली और मशीन के साथ स्पेयर पार्ट भी खरीद लिए। उसने कहा स्पेयर पार्ट महंगे ना हो जाए, मशीन लेके आ गया, स्पेयर पार्ट घी के डब्बे की तरह रखवा के आ गया। अब स्टैंडर्ड कहते हैं भाईजान 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। हमने कहा 2 हैं, एक बस इस मशीन बेची है सेलर ने और दूसरा सेलर ने स्पेयर पार्ट्स बेचे हैं। कहते हैं नहीं, तीसरी चीज भी है, तीसरी चीज ये है स्टोरेज सर्विस। तो बस ये एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा, खत्म हो गया हमारा। A bill and hold arrangement is a contract under which manufacturer, मिसाल मैंने लिखी हुई है, मैन्युफैक्चरर पंखे बनाने वाली फैक्ट्री, मिसाल के तौर पे पाक फैन बिल्स अ कस्टमर होलसेलर। होलसेलर हूं मैंने बल्क क्वांटिटी में पंखे खरीदने हैं, किससे? मैन्युफैक्चरर से, फॉर अ प्रोडक्ट, या ओवंस खरीदने हैं। बट द एंटिटी रिटेन्स फिजिकल पोजेशन। लेकिन मैंने कहा पेल वालों को भाईजान मैं आपसे ओवन लेने आया हूं, मुझे 100 ओवन चाहिए, लेकिन अभी मेरी दुकान पे जगह नहीं है, आप अपनी पे रख लें। बिकॉज कस्टमर इज फेसिंग इशू ऑफ लैक ऑफ स्पेस एट हिज प्रेमिसेस, मेरे पास जगह नहीं है तो आप अपने पास ही रख लें। मैन्युफैक्चरर शेल रिकॉर्ड रेवेन्यू व्हेन द कस्टमर ऑब्टेन्स कंट्रोल मेड अवेलेबल। मैन्युफैक्चरर रेवेन्यू उनका रिकॉर्ड कर लेगा, लेकिन आपको फिजिकली डिलीवर नहीं कर रहा होगा। वो जो हम पढ़ते थे ना, चीजें डिलीवर हो तो सेल बुक करो, यहां चीजें डिलीवर होने पे सेल नहीं बुक होगी। मैन्युफैक्चरर की तरफ से चीजें रेडी हैं, आप नहीं उठा रहे, इसलिए मैन्युफैक्चरर सेल बुक कर ले of the asset regardless of whether the goods are delivered or not. An entity entered into a contract with a customer on January for sale of machine number 1 and sale of spare parts. लेकिन अरेंजमेंट कौन से? बिल हो जाएगा आपको, लेकिन होल्ड कर लेंगे आपका सामान अपने पास। बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट। The customer pays for the machine and spare parts immediately, but only takes the physical possession of the machine. क्या छोड़ गया, क्या ले गया? मशीन ले गया, स्पेयर पार्ट छोड़ गया। The entity expects to hold the spare parts for 2 to 4 years. एंटिटी का अंदाजा 2 से 4 साल हमारे पास ही ये पड़े रहेंगे, वक्तन फवक्तन आके लेके जाता रहेगा। And the entity does not have the ability to use spare parts. सेलर यूज ही नहीं कर सकते हैं स्पेयर पार्ट्स को, क्योंकि अमानत के तौर पे घी का डब्बा रखा हुआ है। Therefore there are 3 performance: promise to provide machine, promise to provide spare parts and promise to provide custodial service. इनमें से किसका रेवेन्यू एट अ पॉइंट इन टाइम रिकॉर्ड होगा? नहीं भाईजान प्लीज, घी के डब्बे का रेवेन्यू भी वो बुक कर लेगा, आपके आने का वेट नहीं करेगा। इसमें स्पेयर पार्ट्स का रेवेन्यू उसी दिन बुक हो जाएगा। इसमें शर्त बस ये होती है कि स्पेयर पार्ट को एंटिटी यूज ना कर सके, फिर आप कहीं हैं, बस आपने आके उठाने हैं। लेकिन कस्टोडियल सर्विस तो 3-4 सालों तक देनी है हमने। ये देखें, इसका मतलब ये नहीं है कि 2 सालों 4 सालों में वो जब भी आएगा स्पेयर पार्ट हम उसे दे देंगे, तो इस बात का मतलब ये बन जाएगा
कि स्पेयर पार्ट्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता डिलीवर हो रहे हैं। ना 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 ना, स्पेयर पार्ट्स आर रेडी फॉर डिलीवरी बट दोज आर नॉट डिलीवर्ड। आहिस्ता आहिस्ता डिलीवर होना कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं था, आपने उसे कह दिया यार मेरे पास जगह नहीं है तू रख ले। तो बता दें स्पेयर पार्ट्स का रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होगा? 1 जनवरी 21 को। स्पेयर पार्ट्स का रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होगा? 1 जनवरी 21 को। और कस्टोडियल सर्विसेज का रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होगा? ओवर द टाइम। सही है। और फिर पेपर में अगर ये 3 आई तो इनके स्टैंड अलोन प्राइसेस भी देगा कि अगर इधर ना रखवाते तो कहीं और किराए पे चीजें इतने में आप रखवा सकते थे। The revenue from machine and spare part will be recorded when the customer takes the control. However, the performance obligation to provide custodial services satisfied over time as the services are provided. The transaction price is allocated to कितनी performance obligation? 3 performance obligation होगी। आपको पता है ये टीपी होती थी और ये चीजें, तो ट्रांजैक्शन प्राइस तीनों पे क्या कर दी जाएगी? एलोकेट कर दी जाएगी। रिफंड लाइबिलिटी के तो अच्छा छोड़ें, अपने प्लान पे रहते हैं अभी। चलें जी, जिन्होंने आना था तशरीफ ले आए हैं। अब हम एजेंसी फारिग कर दें यार, एजेंसी कुछ भी नहीं है। एजेंसी सेल अंडर IFRS 15। भाईजान शेख रशीद प्रिंसिपल है, लिखने की जरूरत नहीं है, लिखा हुआ है, मैं दिखा दूंगा कहाँ। और इंजमाम जो है वो एजेंट है। ठीक है जी। इंजमाम की बुक्स में आपने मुझे एंट्री बतानी है। शेख रशीद ने फोन किया, इंजमाम तू मेरा एजेंट है, तू ऐसा कर मुल्तान से मैंगो खरीद और मैंगो खरीद के बेच दे। मैंगो खरीद के इंजमाम ने कहा जी मेरे पास आए 200 रुपए, मेरी इनकम 10% और बाकी 180 पेबल टू शेख रशीद। क्या मुझे कोई बता सकता है कि एजेंट कितना रेवेन्यू बुक करता है? अपनी सेल या सारी सेल रेवेन्यू में डालते हैं या अपना कमीशन इनकम? एक लफ्ज बोलने लगा हूं, अमाउंट कलेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ अदर पार्टीज इज नॉट अ रेवेन्यू। इस तरह की एक और एंट्री बता दें। ये एजेंट वाली बात नहीं है, लेकिन एक और एंट्री जनरल टायर की बुक्स में की थी। कैश डेबिट, सेल क्रेडिट, सेल्स टैक्स पेबल टू गवर्नमेंट 17 रुपए। इस तरह की एक और एंट्री की थी। तो इंजमाम को शेख रशीद का फोन आया, तुम मेरे एजेंट हो, मैं सेल का 10% तुम्हें कमीशन दिया करूंगा। तो इंजमाम जब मैंगो बेचेगा तो एंट्री करेगा कैश डेबिट। फिलहाल तो कैश इंजमाम के पास आएगा ना फौरन। कैश डेबिट, सेल क्रेडिट, सेल की जगह कमीशन इनकम समझ लें, कैश डेबिट कमीशन इनकम क्रेडिट, ये इंजमाम का रेवेन्यू बन जाएगा और ये पेएबल टू शेख रशीद। डन। और ये क्या एंट्री, ये तो वैसे ही बीच में से मिलती जुलती एंट्री बता दी। इट इज नॉट एजेंसी, ये एजेंट नहीं है। इससे मिलती जुलती एंट्री एक मैंने की हुई थी, कैश डेबिट, सेल क्रेडिट और सेल्स टैक्स पेएबल टू गवर्नमेंट क्रेडिट। इसमें भी हम बाकी पेएबल क्यों बुक कर रहे हैं? क्योंकि हमारा रेवेन्यू कितने 100। तो इसको काट दें, आप बस अपनी नॉर्मल एंट्री लिख लें और अंग्रेजी पढ़ लें, कोई सवाल है तो पूछ लें। इधर इनकम ना लिखिएगा, कमीशन इनकम का लफ्ज लिखिएगा। हाँ, जो वानिटी उसके पास जाना है। ये किसकी बुक्स है जी? आज ठीक है, कर लेता हूँ। ये एजेंसी का पेज नंबर कौन सा है? 126। चलें जी। इन सम कॉन्ट्रैक्ट्स, ओ तेरी खैर, व्हेन इंजमाम हु इज इन satisfies a performance, the entity इंजमाम record a revenue in the amount of any
फीस और कमीशन टू विच इट एक्सपेक्ट्स टू बी एंटाइटल्ड टू इन एक्सचेंज फॉर द अरेंजिंग द स्पेसिफिक गुड्स और सर्विस टू बी प्रोवाइडेड बाय। असल में कई दफा होता है गुड्स शेख रशीद प्रोवाइड करता है, उसका तरीका सुन लें क्या होता है। उसका तरीका फिर ऐसे होता है कि पहल वाले हैं ना, पहल वाले इंजमाम को कहते हैं यार हमारा सामान है, तुझे मैं सामान देता हूं, तू आगे बेच। तो ऐसी सूरत में इंजमाम सामान पकड़ता है, पहले से आगे बेच देता है, कमीशन रख लेता है। तो आमतौर पे कई दफा इंजमाम खुद भी सामान बाजार से खरीद के बेच सकता है, कई दफा सेलर उसे कहता है मैं तुझे सामान दे देता हूं। चलें जी ओवर। आज की मेन बात हमने पढ़नी है। स्टैंडर्ड का एक मेन बिल्कुल कॉन्सेप्ट हमारा रहता है जिसके लिए आज कोई घंटा लग जाएगा हमारा। ये पेज 126 है और मुझे पता है आज डिस्काउंट वोचर और कस्टमर लॉयल्टी फिर रह जाना है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट जी, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट टू ऑब्टेन और कॉस्ट टू फुलफिल। अब आपने ये कहानी से सुननी है ताकि याद रहे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट टू ऑब्टेन, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट टू फुलफिल। ऑनलाइन वाले टू ऑब्टेन और टू फुलफिल की हेडिंग दे दें अपने रजिस्टर पे और आप लोग यहां से लिखना शुरू कर दें। अच्छा जी, आपको लाहौर बैठे हुए पता चला कि इस्लामाबाद के अंदर जो है वो पीसी होटल वाले एक नई बिल्डिंग बना रहे हैं और पीसी होटल वालों ने मोटरवे से उतरते ही और जो एयरपोर्ट है उसके दरमियान में कोई नई जगह पकड़ी है, लैंड खरीदी है। तो पीसी होटल वाले नई बिल्डिंग बना रहे हैं और पीसी होटल वालों का जो है अखबार में ऐड आया है कि भाईजान हम कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, लोग अपनी ऑफर्स लेके आए। आपका कंस्ट्रक्शन का काम था, आप कॉन्ट्रैक्ट पकड़ने के लालच में चले गए। अभी मैं बात करूंगा कॉस्ट टू ऑब्टेन कॉन्ट्रैक्ट। आप कॉन्ट्रैक्ट पकड़ने गए, अभी मिला नहीं है। फुलफिल तो तब करेंगे जब मिलेगा। अभी तो आपने जो है वो गाड़ी शारी तैयार की, सूटेड बुटेड तैयार श्यार होके चल भाई किधर जा रहे हैं जी, इस्लामाबाद जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? फैसल मस्जिद में जुमा पढ़ने जा रहे हैं? नहीं जी, फैसल मस्जिद जुमा नहीं पढ़ने जा रहे हैं, मैं कॉन्ट्रैक्ट पकड़ने जा रहा हूं। टू ऑब्टेन कॉन्ट्रैक्ट, टू ऑब्टेन कॉन्ट्रैक्ट। इस पूरे कहानी में आप एक बिड प्रिपेयर करेंगे। बिड क्या होती है? एक ऑफर टाइप सफा, एक बिड प्रिपेयर करेंगे। बिड प्रिपेयर घर से करके जाएंगे, यानी भाईजान हम आपको इतने पैसे चार्ज करेंगे, ये होगा वो होगा, ऐसे सर्विसेज आपको देंगे। बिड प्रिपेयर करने के बाद आप ट्रैवल करेंगे कहाँ? इस्लामाबाद। ट्रैवल करने के बाद आप वहाँ रिहाइश होगी, इसे क्या कहते हैं? अकोमोडेशन कहते हैं, अकोमोडेशन। वहाँ आप रुकेंगे। टीएडी आपने किससे लेना है यार? आपका अपना ही खर्चा होना है, ये सारा आपका अपना खर्चा होना है। अभी तो उसने आपको लिफ्ट नहीं करानी। अभी आपने जब जाना है तो उन्होंने कहना है हाँ भाईजान किधर आए हैं आप? आपने कहा जी हम भी एक ऑफर लेके आए। अच्छा चलें बैठे हैं जी, बाकी लोग भी ऑफर लेके आए हैं, बड़े बड़े इधर के डीलर हैं इस्लामाबाद वाले, वो बैठे हैं, आपकी भी बारी इंशाल्लाह आ जाएगी। तो अभी तो आपको किसी ने लिफ्ट नहीं कराया, आपको खुडे लाइन लगाए होना है। अभी आप कहाँ से आए हैं जी? आपके बाल क्यों? जी हम लाहौर से आए हैं, बड़ी जल्दी जल्दी आए हैं। हमने कहा था हम ये बिल्डिंग आपको बना के दे दें। उन्होंने कहा भाई बैठो जरा साइड पे, पहले इस्लामाबाद वाले बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर बैठे हैं, उनसे पहले हम बात कर लें, फिर आपके पास आते हैं। अच्छा जी, तो आप बड़े तैयार तूर होके बिड प्रिपेयर करके लेके गए, ट्रैवल किया, उधर अकोमोडेशन किया आपने, और फिर सुबह उठ के जो है वो आप तैयार होके चले गए, होटल में रुक के सुबह उठ के तैयार होके चले गए। अब फर्ज करें आपने कॉन्ट्रैक्ट विन कर लिया, तो आप अपने साथ कोई एजेंट भी लेके गए हुए थे, यानी अपने बंदे लेके गए हुए थे जिनको आपने कहा था तुम लोगों ने ऐसी चुपड़ी चुपड़ी बातें करनी है लेकिन सच्ची, तो अच्छे बच्चे है ना, ऐसी बातें करनी है कि वो बंदा अगला बंदा खुश हो जाए। अब आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया विन। जब आपने कॉन्ट्रैक्ट विन कर लिया तो आपने फौरन सेल्स एजेंट को कमीशन दिया। सेल्स एजेंट को क्या दिया? कमीशन दिया। स्टैंडर्ड कहते हैं भाईजान इसको कैपिटलाइज कर दो, इन सबको एक्सपेंस में डाल दो। बस कहते हैं इसको कैपिटलाइज कर दो, इन सबको खर्चों को किसमें डाल दो? एक्सपेंस में डाल दो, क्योंकि ये खर्चे होने ही होने थे अगर कॉन्ट्रैक्ट ना भी मिलता। कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा तो सेल्स एजेंट जो साथ गया है उसको कमीशन देंगे, वरना उसका आप कमीशन नहीं देंगे। उसे कहेंगे भाई तेरा कमीशन डिपेंडेंट है अगली मुझे डील हुई या नहीं हुई, चलना है तो चल, नहीं चलना ना चल, तेरी मर्जी।
तो आप अगर किसी बंदे को साथ लेके गए हैं, अपने एजेंट को, अपने एम्प्लॉय को साथ लेके गए हैं कि भाईजान आपको मैं कमीशन दूंगा अगर डील फाइनल हो गई, तो फिर कमीशन जब देंगे आप उसको, तो ये कमीशन विन करने के बाद आपने दिया या विन करने से पहले? अच्छा यार, ये जो खर्चे हैं ना, बिड प्रिपरेशन, ट्रेवलिंग और अकोमोडेशन, इनमें से वो खर्चा कैपिटलाइज होगा जो आपने कॉन्ट्रैक्ट में, आप जो उसने पीसी होटल वालों ने वाजे तौर पे लिखा था कि भाईजान जो बंदा भी आएगा ना उसकी ट्रैवलिंग हमारे जिम्मे, जहां से मर्जी आए बिड लेके, उसकी ट्रैवलिंग हमारे जिम्मे। अब इन तीनों में से भी कोई खर्चा कैपिटलाइज आप कर सकते हैं, शर्त यह है वो खर्चा रिकवरेबल किससे हो? सेलर से, आप सॉरी बायर से। वो खर्चा बायर से, कस्टमर से रिकवर, आप तो सेलर है ना, आपने बिल्डिंग बना के देनी है, तो वो खर्चा अगर पीसी से रिकवरेबल है तो उसको भी आप रेवेन्यू बुक कर सकते हैं। अब ये इधर उधर छोड़ें, इस तरह बातें नहीं। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट्स, ये रनिंग ऑब्जेक्टिव 7 है बुक का, लेकिन मैंने जरा इधर नोट्स में दोबारा इसलिए डाला है ताकि जरा आसान करके आपको प्रेजेंट कर दूं। कॉस्ट माइट बी इनकर्ड इन ऑब्टेनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, ऑब्टेन करने गए हैं कॉन्ट्रैक्ट, या फिर बिल्डिंग बनाने गए हैं, अभी ऑब्टेन करने गए हैं। बिल्डिंग बनानी पड़ी तो वो अलग बातें होंगी, वो फिर इन बजरी सीमेंट की फुलफिलिंग कॉन्ट्रैक्ट की बातें होंगी, अभी ऑब्टेन करने गए हैं कॉन्ट्रैक्ट। इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या होती है? एक्स्ट्रा कॉस्ट, एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग ऑब्टेनिंग की डिस्कशन मैंने दोबारा यहां लिख दी है, और फुलफिलिंग की डिस्कशन मैंने इसलिए नहीं लिखी कि वो किताब में सही लिखी हुई है। एन एंटिटी, कौन? मैं, डीलर जो इस्लामाबाद पहुंचा हुआ है, मैं। An entity shall record an asset for the extra cost of obtaining a contract with a customer. वो तीन बातें जहन में रखें। सेल्स कमीशन बस जहन में रखें। If it is incurred to obtain a contract, मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल सेल्स कमीशन, if it expects to recover it from customer and contract period is more than 1 year, और contract period 1 साल से ज्यादा है। इस बात का भी मतलब मैं बताऊंगा क्या है, contract period 1 साल से ज्यादा है। अच्छा, नोट अदर कॉस्ट्स, इसके अलावा, किसके अलावा? सेल्स कमीशन के अलावा अदर कॉस्ट सच एज बिड प्रिपरेशन एंड ट्रेवलिंग कॉस्ट ऑफ स्टाफ टू ऑब्टेन शेल बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन, हाउएवर, तो ये कैपिटलाइज हो जानी है, ये वाली एक्सपेंस में चली जानी है। हाउएवर इफ दीज आर एक्सप्लिसिटली चार्जेबल टू कस्टमर रिगार्डलेस ऑफ वेदर कॉन्ट्रैक्ट इज ऑब्टेन्ड और नॉट। एन आ गई है, IS 41 वाली, देन कर दें इसको। अच्छा, regardless contract is obtained or not, then these will be recognized as an asset। तो भाईजान ये तो हमेशा ही रिकॉग्नाइज होनी है, और ये वाली कब रिकॉग्नाइज होनी है? जब मिलने की उम्मीद हो। डन। अच्छा, ये जो लिखा है ना एक्सपेक्ट्स टू रिकवर, इसको इससे कंपेयर ना करें। ये एक्सपेक्ट्स टू रिकवर का मतलब है, कई दफा ऐसा होता है कि हम एम्प्लॉय को सेल्स कमीशन देने लगते हैं, अगला कहते हैं भाईजान मैं इस मद में आपको, कस्टमर कहते हैं मैं इस मद में आपको लिफ्ट भी नहीं कराऊंगा, वो आपका अपना मसला है। तो ये कुछ ऐसी अजीब सी चीज है, इसलिए इस पे ज्यादा फोकस ना करें। इस लाइन को भी शायद आप छोड़ भी सकते हैं फिलहाल। इफ इट इज इनकर्ड टू ऑब्टेन अ कॉन्ट्रैक्ट, और इसके बाद का मतलब मैंने अभी आपको बताना है, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड मोर देन 1 ईयर। बस मोटी मोटी बात याद रखें, सेल्स कमीशन को हमेशा आपने कैपिटलाइज करना है, क्योंकि विन करेंगे तो सेल्स कमीशन देंगे, विन नहीं करेंगे तो सेल्स कमीशन नहीं देंगे। और जो बाकी खर्चे हैं उनको आपने किस में डालना है? हमेशा। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता बाकी खर्चों के साथ लिख दे तो फिर ऐसी सूरत में उन्हें क्या करना है? कैपिटलाइज कर देना है। डन। सवाल एक करें पहले, फिर आगे चलते हैं। क्यू बिल्डर्स साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन जनवरी 22 फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस फॉर कस्टमर इन 5 years। अगले सफे पे सवाल है, कितने सालों में घर बना के देने जी? 5 सालों में। घर है या पता नहीं बंगला होगा क्या है, 5 सालों में कस्टमर को घर बना के देना है। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड ओवर टाइम। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एट अ पॉइंट इन टाइम नहीं, फौरन सेटिस्फाई नहीं हो रही, 5 सालों में ऐसा ऐसा सेटिस्फाई हो रही है। जैसे कॉलेज वाले 6 महीने में ऐसा ऐसा पढ़ाते हैं। कॉस्ट टू ऑब्टेन, फॉलोइंग इज द डिटेल ऑफ इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। 2000 was incurred on preparation of bid for the contract. 3500 and 2500 was incurred for travel and accommodation respectively for 2 engineers to visit and present the proposed construction. The customer had agreed to pay for the accommodation expenses even if the contract is not awarded to QB. अगर हमें कॉन्ट्रैक्ट ना भी मिला तो भाईजान सिर्फ अकोमोडेशन के पैसे वो देगा हमारे,
ट्रेवलिंग के नहीं देगा। ₹4,000 was paid as commission to sales representative for winning the या फॉर अरेंजिंग। एक किताब में विनिंग लिखा होता है, एक में अरेंजिंग लिखा हुआ था, यानी आई कैप आमतौर पे किताबों से ही अंग्रेजी उठाता है, तो विनिंग अरेंजिंग कुछ भी लफ्ज आ सकते हैं। इन दोनों लफ्जों को आप जहन में रखिएगा। यार एक चीज आई कैप ने किताब में डिस्कस नहीं की लेकिन स्टैंडर्ड में लिखी हुई थी, मैंने एहतियातन बुक में डाल दी है ये वाली चीज, एनुअल सेल्स बोनसेस टू एम्प्लॉइज। ये जो एनुअल बोनसेस होते हैं ना, इसको किसी एक ट्रांजैक्शन का कमीशन नहीं कहा जा सकता। ये असल में ना पूरे साल के एंड पे आते हैं और इसमें कई फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं कि हमारे एम्प्लॉय फलां जगह गया था, फलां जगह गया था, लेट सीटिंग भी करता है, ये भी करता है, वो भी करता है। इस सारे को सामने रख के ना आप सालाना बोनस देते हैं। तो असल में बोनसेस जो एनुअल होते हैं ना, दैट डू नॉट रिलेट टू अ स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट। इधर तो क्या लिखा हुआ था, 4,000 वाज कमीशन फॉर विनिंग द कॉन्ट्रैक्ट, इसलिए इसको तो कैपिटलाइज करेंगे। अच्छा, अब आप मुझे बता दें असूली तौर पर किसको कैपिटलाइज करना है? 4,000 को ना सबर असूली तौर पे किसको कैपिटलाइज करना है? 4,000 को। और बाकी सबको असूली तौर पर अगर नाम पढ़ें चीजों के नाम, एनुअल बोनस तो उस कॉन्ट्रैक्ट का हो ही नहीं सकता, ये तो सालाना बोनस है। प्रेपरेशन ऑफ बिड, ट्रैवलिंग, अकोमोडेशन, असूली तौर पे चारों को क्या करना है? एक्सपेंस आउट। लेकिन एक वजह से हमें अकोमोडेशन को भी कैपिटलाइज करना पड़ेगा। वो क्या वजह है? वो चीजें जो एक्सपेंस में जा सकती हैं लेकिन हम कह दें कस्टमर को कि तुमने हमें ये तो पे करनी ही, उनको क्या करेंगे? कैपिटलाइज करेंगे। इसलिए इसको मैं एक स्काई ब्लू टाइप सिग्नल दे रहा हूं क्योंकि मजबूरन मुझे ये कैपिटलाइज करना पड़ा है। एक लाइन लिखी हुई है, अगर ये लाइन ना होती तो ये भी कहां जाता? एक्सपेंस में। अब भाईजान आपको एंट्री लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे एंट्री खुद ही बता दें। एक्सपेंसेस में कितना डालूं? कैलकुलेटर ना पकड़िएगा। एक्सपेंसेस में कितना डालूं? 2,000 3500 कितना हो गया? 5500। 5500 और 5,000 10,500। कैपिटलाइज कितना करूं? कैपिटलाइज 4,000 2500 कितना हो गया? 6500। 2 से 3 मिनट देने आपने मुझे। क्या नाम रखूं मैं? कैपिटलाइज करूं इस कॉस्ट को तो। अच्छा, इस कॉस्ट को ना ना यार बातें ना क्या करो, इस कॉस्ट को ना चैलेंज लें आई कैप का भैया। अच्छा, इस कॉस्ट को ना एसेट बनाना होता है। इसको आप कॉन्ट्रैक्ट, खुदा के लिए एसेट ना कह दीजिएगा, इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट। और कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट को कैपिटलाइज किया जाता है एज एन एसेट, और इस एसेट को ना अमोर्टाइज किया जाता है जितना अरसा आपने सर्विस देनी है। सर्विस कितना अरसा देनी है? 5 साल। तो इसको 5 साल पे क्या कर दिया जाएगा? अमोर्टाइज। अब जरा कॉन्सेप्ट और थीम समझिएगा। ये तो हमने सीख लिया, कुछ चीजें खर्चा हैं, कुछ चीजें कैपिटलाइज हैं। अगला सवाल है, जो चीजें कैपिटलाइज हैं उनको फिर आहिस्ता आहिस्ता खर्चे में डालना है या लैंड की तरह कैपिटलाइज ही किया रखना है? तो उसका जवाब है आहिस्ता आहिस्ता खर्चे में डालना है। मिसाल के तौर पे यार, आपने कोई लाइसेंस खरीदा है 3 साल के लिए, तो लाइसेंस 3 साल का फायदा देगा, तो उसे कैपिटलाइज करके जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खर्चे में डाल लें। तो जिस तरह आपने ये जो कॉन्ट्रैक्ट विन करने के लिए सेल्स स्टाफ को पैसे दिए हैं, इस कॉन्ट्रैक्ट ने 5 साल में मुकम्मल होने, तो अक्ल क्या कहती है? इसको खर्चे में डालो या आहिस्ता आहिस्ता खर्चे में डालो। कैपिटलाइज का मतलब ये नहीं खर्चे में नहीं डालना, कैपिटलाइज का मतलब है इसको भी आहिस्ता आहिस्ता खर्चे में डालना है। आप बता दें जी, जो चीजें खर्चे में जानी है वो तो इसी साल खर्चे में जानी है, जो चीजें कैपिटलाइज होनी है वो फिक्स्ड एसेट टाइप कोई चीज होंगी, और वो कितने अरसे पे अमोर्टाइज होंगी? क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट विन किया है, इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने में कितने साल लगने हैं? 5 साल। इसलिए कॉस्ट को कितने अरसे पे कैपिटलाइज करें? 5 सालों पे। 10,500 को खर्चे में डाल दिया, 6500 को कैपिटलाइज कर दिया,
वर्क इन प्रोग्रेस में उड़ा रहा हूँ, वर्क इन प्रोग्रेस ना, तो आगे जाके कॉस्ट टू फुलफिल में ज़्यादा अच्छा लगेगा, इसको फिलहाल मैं इधर उड़ा रहा हूँ, वर्क इन प्रोग्रेस उड़ा दूंगा नोट्स में। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट डेबिट और कैश, साल के एंड पे क्या एंट्री करेंगे? कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट या खर्चा डेबिट है, जो मर्जी कर लें आप, खर्चा डेबिट और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट क्रेडिट। कितने सालों पे अमोर्टाइज करेंगे? यार मुझे ये बताएं, आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा कि भाईजान मैं आपके घर का बाथरूम बना देता हूं, मैंने कहा भाई कितना अरसा लगेगा? आपने कहा 6 महीने। यही सवाल है आपके सामने। बिलावल का ऐड आया, भाईजान मेरे घर में बाथरूम बनाए, दूर दूर से लोग आ रहे हैं, भाईजान हम हमारी तरफ से, भाईजान हमारी तरफ से, आप भी पहुंच गए। आपने कहा आई साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर बिलावल फॉर अ कस्टमर इन 5 मंथ्स, 5 मंथ्स में मैं इसे बाथरूम बना दूंगा। स्टैंडर्ड कहता है तेरी मेहरबानी, सारी चीजों को खर्चे में डाल दे। हमने कहा नहीं अलग अलग नहीं देख लें इसको, और कहते चुपेड़ मारो, 5 साल से कम है इनको, तूने कैपिटलाइज करके क्या करना है? फिर कैपिटलाइज कर भी लिया तो तूने इनको क्या करना है फिर? तो अगर कॉन्ट्रैक्ट ही कितने अरसे का सेटिस्फाई करना हो, 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने, इस स्टैंडर्ड में एक लफ्ज बोला जाता है प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट, यानी प्रैक्टिकल रियलिटी भी समझो बात की कि प्रैक्टिकली, जैसे सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट में भी यही था कि अगर 1 साल के अंदर अंदर आपने चीजें बेच देनी है तो फिर इंटरेस्ट रेट, डिस्काउंट रेट के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। ये शर्त आपको समझ आ गई? जो तीसरी शर्त लिखी हुई थी, कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन। सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट को कब कैपिटलाइज करेंगे? सेल्स कमीशन वगैरह को कब कैपिटलाइज करेंगे? जब कॉन्ट्रैक्ट 1 साल से ज्यादा का पकड़ा हो। और अगर कॉन्ट्रैक्ट में आपने परफॉर्म ही 6-7 महीने के लिए करना है तो फिर पहले दिन से इन खर्च कॉस्ट को कहां डाल देंगे? एक्सपेंस में। लिखें, ऑनलाइन वाले लिखें, क्वेश्चन 26A। अगर ऊपर वाला कॉन्ट्रैक्ट, आप लोग अंग्रेजी में लिख लें, इफ अबव कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर 5 मंथ्स, तो एंट्री बता दें। आंसर नंबर कौन सा बनेगा? 26A। तो एंट्री बता दें जी। ओहो खत्म सारा यार, फारक करो। कितना है? 10,500, 6,500, कितना है? 17,000। बस खत्म, फिर कुछ भी कैपिटलाइज करने की जरूरत, कैपिटलाइज करने वाली चीजों को भी कैपिटलाइज ना करें। और एक बात याद रखिएगा, इंटेंजिबल्स में भी इसी तरह है। कोई सॉफ्टवेयर है वो खरीदा ही आपने 6 महीने के लिए है, उसका लाइसेंस ही 6 महीने का बनता है, तो फिर उसे कैपिटलाइज करेंगे या एक्सपेंस में डाल देंगे? एक्सपेंस में डाल दें। तो जिस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट को कैपिटलाइज करना है और उसकी लाइफ 1 साल से, तो उसको एसेट बना के खर्चे में डालें या उसको एक्सपेंस में डाल दें? ओके कॉस्ट टू फुलफिल अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉस्ट टू फुलफिल अ कॉन्ट्रैक्ट मिल गया जी कॉन्ट्रैक्ट। अगला काम आप क्या होगा? आप बंदे ले जाएंगे, टीमें ले जाएंगे, इस्लामाबाद में लेबर ले जाएंगे, खुद चले जाएंगे और खुद जाके वहां पे ईंटें, बजरी, सीमेंट, लोहा, ये सारी चीजें, सरिया, लेबर, ये वो कर कुर के सारी चीजें इनपुट करेंगे और इनपुट सारी चीजें इकट्ठी करके कंबाइंड उसको आउटपुट देंगे। तो हमने जब वादा किया कि बिल्डिंग बनाएंगे तो बिल्डिंग बना के देना सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, लेकिन ये सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जो बिल्डिंग बना के देना है फौरन बना के देंगे या आहिस्ता आहिस्ता बना के देंगे? आहिस्ता आहिस्ता बना के देंगे। अब हम क्या कॉन्सेप्ट पढ़ने लगे हैं? कॉस्ट टू फुलफिल अ कॉन्ट्रैक्ट। अगले से अगले सफे पे आ जाएं। ये सवाल है जी, इंशाल्लाह 15-20 मिनट में खत्म हो जाएगा। आसान सा सवाल है। जेड बिल्डर्स ने कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस, कितने साल में? 3 साल में। लेकिन ये कॉस्ट टू ऑब्टेन मैंने इसमें नहीं डाली, इसमें कौन सी डाली है? सिर्फ कॉस्ट टू फुलफिल। द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड ओवर टाइम। कितने सालों में, कितने महीने, सालों में घर बना के देंगे? 3 सालों में। टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वाज, इज इट रेवेन्यू और एक्सपेंस? इनफ्लो, आउटफ्लो? इनफ्लो, रेवेन्यू। कंस्ट्रक्शन वाज कमेंस्ड ऑन 1 जुलाई 20 एंड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू ईयर एंडेड 30 जून 2021। पहले साल का डाटा दिया है। कॉन्ट्रैक्ट 3 साल चलना है। अ प्लांट वाज परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 20। इस्लामाबाद में जाके सबसे पहले हमने प्लांट खरीदा। प्लांट से मुराद है हमने वो खरीद लिया होगा, क्या क्रेन कहते हैं उसे या कुछ भी कहते हैं आप, बुलडो, कोई भी मशीन हमने खरीद ली होगी, वो जो ऊपर ईंटें लेके जाती हैं उस तरह की भी मशीनें होती हैं, बजरी ऊपर लेके जाती है उस तरह की भी मशीनें होती हैं।
A plant was purchased on Jakam July 2020 for 50,000 for project. Its total life is 20 साल. It would be used throughout the contract period. तो पहले तो प्लांट को डेबिट करें ना. ओ भाईजान 3 साल नहीं, 3 साल में मैंने बिल्डिंग बना के देनी है. उसके लिए जो मैंने प्लांट खरीदा है उसकी उम्र कितने साल है? 20 साल. तो जकम जुलाई 20 को प्लांट खरीदने की एंट्री बताएं. प्लांट डेबिट कितने से जी? ये प्लांट खरीद के क्या बनानी है? बिल्डिंग. और प्लांट के डेप्शन कहां डालेंगे? बिल्डिंग के कॉस्ट में डालेंगे या प्लांट के डेप्शन को खर्चे में डालेंगे? बिल्डिंग के कॉस्ट में डालेंगे. जल्दी करें, आसान आसान सी चीजें. अच्छा जी आगे चलेंगे. फॉर प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, और कुछ उसने बताया तो फिर देख लेंगे. इट्स टोटल यूजफुल लाइफ इज एस्टिमेटेड टू बी 20 years. इट वुड बी यूज्ड थ्रू आउट द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड. 3 साल तक तो इधर ही यूज होता रहेगा. टोटल कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर एक्सक्लूडिंग प्लांट डेप्रिसिएशन इज एज फॉलो. कहते हैं प्लांट के डेप्रिसिएशन आप खुद निकाल लेना, बाकी खर्चे मैं बता देता हूं जो इस साल हुए हैं. अब यार आपको पता है IAS 8 चल रहा होता था, IAS 38 हम लिखते थे कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटलाइज एक्सपेंस आउट, इस तरह की चीजें लिखते थे. तो अब उस तरह की चीजें करनी है, लेकिन इसके लिए अल्लाह का शुक्र है कि हमने ये चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है. हमें स्टैंडर्ड हम खोलेंगे और स्टैंडर्ड खोल के जो है वो एक पैरा अवेलेबल है जहाँ क्या दिखा होगा, बोलें कौन कौन सी कॉस्ट को कैपिटलाइज करना है और कौन कौन सी कॉस्ट को एक्सपेंस में डालना है. ओके तो ये पेज 115 पैरा 95, 97 और 98 ये 3 स्टैंडर्ड के पैराज होंगे. ये हम देख लेंगे, लिस्ट देख लें. ये कैपिटलाइज किन किन चीजों को करना होता है. पेज नंबर 115 कॉन्ट्रैक्ट के जो, अच्छा यार टेंजेबल्स को कैपिटलाइज कब करना होता है? टेंजेबल्स को जब 2 शर्तें पूरी हों. कौन सी 2 शर्तें? कॉस्ट कैन बी मेजर्ड एंड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर प्रोबेबल. इसी तरह क्योंकि IAS 41 में भी शराइत पड़ी थी, पता नहीं 2 पड़ी थी 3 पड़ी थी, बायोलॉजिकल एसेट को रिकॉर्ड करने की. एक होता है सवाल रिकॉर्ड कब करना है और दूसरा सवाल होता है रिकॉर्ड कितने पे करना है. पहले मैं ये देख लूं रिकॉर्ड कितने पे करना है, कब करना है, फिर मैं बाद में देखता हूं. कौन कौन सी कॉस्ट है जी पैरा 97 में जिनको कैपिटलाइज करना है? लेबर, ये नोट्स में नहीं है यार, किताब में है 115. कौन कौन सी कॉस्ट को कैपिटलाइज करना है जी? लेबर, मटेरियल, एलोकेशन ऑफ कॉस्ट एट रिलेट डायरेक्टली टू द कॉन्ट्रैक्ट, जो भी कॉन्ट्रैक्ट के डायरेक्ट खर्चे हैं, बिजली वगैरह सारी चीजें. कॉस्ट एट आर एक्सप्लिसिटली चार्जेबल टू कस्टमर, कोई ऐसे कॉस्ट हो गई जो कस्टमर को चार्जेबल हैं. मिसाल के तौर पे वेस्टेड मटेरियल आमतौर पे खर्चे में जाता है, लेकिन खुदा ना खास्ता कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो कि अगर कोई चोरी हुई तो वो तेरे जिम्मे है कस्टमर, तो फिर ये आप इसको कैपिटलाइज करेंगे. तो लेबर, मटेरियल, अदर ओवरहेड्स टाइप चीजें ना, ये एलोकेशन ऑफ कॉस्ट एट रेट डायरेक्टली, ओवरहेड्स टाइप चीजें. अदर कॉस्ट एट आर इनकर्ड ओनली बिकॉज एन एंटिटी एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट. फॉर एग्जांपल क्या मतलब? पेमेंट टू सब कॉन्ट्रैक्टर. कई दफा कोई काम हम नहीं करते, आगे किसी को दे देते हैं, तो फिर उसको भी तो पैसे हमें देने पड़ेंगे. तो ये चीजें कैपिटलाइज होंगी. डन. ये हो गया पेज 97. और ये चीजें एक्सपेंस में जाएंगी. ये वही हैं जो सारे स्टैंडर्ड्स में आपने पढ़ी हुई हैं. बिजनेस के सेलिंग और एडमिन एक्सपेंसेस कहाँ जाते हैं? अनलेस दोज आर एक्सप्लिसिटली चार्जेबल टू, अनलेस कि हम कस्टमर को कह दें ये पैसे भी तू नहीं हमें देने हैं. कॉस्ट ऑफ वेस्टेड मटेरियल, वेस्टेड लेबर, अदर रिसोर्सेज. वेस्टेड लेबर क्या होती है? वेस्टेड लेबर भी होती है. लेबर आके 2 दिन बैठी रही, हमें पैसे देने पड़े, काम नहीं कराया, तो ये वेस्टेड लेबर है. कॉस्ट ऑफ वेस्टेड मटेरियल, इंटेल आके रखी थी, चोरी हो गई. वेस्टेड मटेरियल, वेस्टेड लेबर डेट वर नॉट रिफ्लेक्टेड इन द प्राइस. लेकिन अगर वो प्राइस में डाल दी जाए कि भाईजान हमारा नुकसान हो गया हमें दो, तो ये बात तो हम ऑब्टेन में भी पढ़ के आए हैं कि जो हमारे आने जाने का खर्चा अगर उस पर डाल दें तो फिर तो आप इसको कैपिटलाइज कर दें. कॉस्ट डेट रिलेट टू सेटिस्फाइड परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन. ये है कोई पुरानी ऑब्लिगेशन आपने सेटिस्फाई कर दी है, पिछली कोई बिल्डिंग बना के दे दी है, उसकी कोई कॉस्ट अब आ गई है, तो उसको कहते हैं सेटिस्फाइड है ये ऑलरेडी, इसकी टेंशन ना लो. तो ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, ये टेस्ट भी नहीं करता. ये खर्चे कैपिटलाइज करने हैं, ये खर्चे कैपिटलाइज. कैपिटलाइज खर्चे कब करने हैं? जब कितनी शर्तें पूरी हो रही हो? 3 शर्तें पूरी हो रही. द कॉस्ट रिलेटेड डायरेक्टली टू कॉन्ट्रैक्ट. शर्तें
कि ये सारे खर्चे किस लिए हों, कॉन्ट्रैक्ट के लिए और टू एन एंटिसिपेटेड कॉन्ट्रैक्ट, ये कई दफा कॉन्ट्रैक्ट शुरू नहीं हुआ होता, शुरू होने में चंद दिन होते हैं। बी, द कॉस्ट जनरेट द रिसोर्सेज ऑफ द एंटिटी, जैसे जैसे आप ईंट बजरी सीमेंट लगाते जा रहे हैं तो रिसोर्सेज बढ़ती जा रही हैं। द कॉस्ट जनरेट द रिसोर्सेज ऑफ एंटिटी दैट विल बी यूज्ड, और फिर उन ईंटों को यूज करेंगे इन सेटिस्फाइंग द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, एंड द कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड टू बी रिकवर्ड, और उससे हमने कॉस्ट ले लेनी है, क्या करके, बिल भेजेंगे, बल्कि कॉस्ट से भी महंगा बिल भेजेंगे। तो ये कोई अप्लाई करने वाली चीजें इसमें नहीं है, ये चीजें अप्लाई करनी आपको नहीं आएंगी, अप्लाई करनी यही वाली आएंगी कि किनको कैपिटलाइज करना है और किनको एक्सपेंस में डालना है। एक चीज बता दें छोटी सी, किनको एक्सपेंस में डालना है लेकिन कभी कभी कैपिटलाइज करना पड़ सकता है, जो कस्टमर को बिल में डाल के क्या हो, चार्जेबल। इस बुनियाद पे आप बता दें, सैलरीज एंड वेजेस ऑफ एम्प्लॉय डायरेक्टली एंगेज इन द कंस्ट्रक्शन, क्या करना है, पेमेंट टू सब कॉन्ट्रैक्टर्स कैपिटलाइज, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स कैपिटलाइज, इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट कैपिटलाइज। इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट वो पार्ट है, मशीन जो आपने लिया है उसकी इंश्योरेंस सालाना होती है भाई, इंश्योरेंस 10-20 साल की इकट्ठी नहीं होती। और इसके बाद वेस्टेड कंस्ट्रक्शन मटेरियल, लिखा तो नहीं हुआ इट इज रिकवरेबल फ्रॉम कस्टमर, अगर लिखा होता, वरना क्या करें, एक्सपेंस आउट कर दें। रुक जाए यहाँ पे, 400 रुपए की एंट्री मैं पहले कर देता हूं, बाकी इन सबको इकट्ठा करके एक ही एंट्री कर देते हैं। अच्छा, ये जो आपने एसेट बनाना है ना, एसेट, इस एसेट का नाम आपने रखा करना है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट वर्क इन प्रोग्रेस। जैसे वर्क इन प्रोग्रेस टाइप चीजें नहीं होती, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट वर्क इन प्रोग्रेस, कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट वर्क इन प्रोग्रेस टाइप आपने नाम रखना है कोई। जी बताएं भाई, 2321। पहले तो वेस्टेड मटेरियल की एंट्री बता दें, आगे बोलें। 2321 सबको जमा करें, सबको जमा करें, क्या क्या, 17, 5, 5 और 2.2, और कितना, 29। यार एक एंट्री साथ ही ना कर जाएं, अलग अलग करनी है अलग अलग कर लें, साथ करनी है साथ कर दें, मैं तो साथ ही करने लगा हूं। डेप्रिसिएशन भी डाल देते हैं इसमें, लेकिन डेप्रिसिएशन कैश में पे नहीं होगी ना, तो क्या करूं एंट्री डेप्रिसिएशन की, डेप्रिसिएशन डेबिट अकाउंट, डेप्रिसिएशन क्रेडिट, नहीं, डेप्रिसिएशन को भी इससे इंशाल्लाह कॉस्ट में कैपिटलाइज करेंगे, डेप्रिसिएशन डेबिट अकाउंट, डेप्रिसिएशन क्रेडिट नहीं। प्लांट की कॉस्ट 50,000, कितने साल इस्तेमाल होने, फिलहाल हमारे साल कितने महीने, कितने साल इस्तेमाल हुआ है, 1 साल, तो 50,000 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 2500। इस सारे को कैपिटलाइज करना है, कैपिटलाइज कर दें कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। और कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल हो गया या अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, अभी वर्क इन प्रोग्रेस है। ये खर्चे हमारे होते जा रहे हैं, ये खर्चे करके कस्टमर को क्या डिलीवर कर देंगे, बिल्डिंग, कितने साल बाद, 3 साल बाद, 31। कल की क्लास ली थी, ये मेरी कॉस्ट इनकट ड्यूरिंग द ईयर है, ये मेरी कॉस्ट इनकट ड्यूरिंग द ईयर है। 2 लाइनें होती थी ना, कॉस्ट इनकट ड्यूरिंग द ईयर, टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट, ये मेरी कौन सी कॉस्ट आ गई है, ड्यूरिंग द ईयर। कॉस्ट इतना खर्चा होने या अभी इससे ज्यादा खर्चा होने, इससे ज्यादा होना, कॉस्ट इनकट ड्यूरिंग द ईयर। यार इसकी 2 एंट्रीज अलग कर लो, आपने प्लांट को यूज करना है, क्रेन को यूज करना है उस बिल्डिंग में, उसकी एंट्री होगी डेप्रिसिएशन डेबिट अकाउंट, डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तो जिस तरह कोई टेंजेबल या इनटेंजेबल यूज होता था किसी और चीज को बनाने के लिए, तो ये आइटम यूज हो रहा है उसको बनाने के लिए, तो इसकी भी एंट्री कर दो वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट अकाउंट, डेप्रिसिएशन क्रेडिट, डेप्रिसिएशन की जगह। ये कैश एक्सपेंसेस है और ये नॉन कैश एक्सपेंस है, क्योंकि इसकी कैश पेमेंट पहले हो चुकी है। तो चाहे कैश एक्सपेंसेस हैं चाहे नॉन कैश एक्सपेंसेस, ये सारे मिलके हमारा एसेट जनरेट करके दे रहे हैं। चले आगे,
हाँ जी, उस अगर वो कॉन्ट्रैक्ट हम ना लेते तो इंश्योरेंस ना करवाते अपने इक्विपमेंट्स की। एट द ईयर एंड, एट द ईयर एंड टोटल एक्सपेक्टेड इंक्लूडिंग प्लान depreciation of project till completion till 3 years is 60,000। अब एक वर्किंग सी कर लें, टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है या अगले 2 सालों की है? टोटल कॉस्ट टिल कंप्लीशन। टोटल में ये वाली शामिल है हमारे वाली, ठीक है। अब एक लाइन बनाते हैं जो हमने कल बनाई थी, क्या जो सवाल में गिवन होती थी। हमारा साल कौन से? 30 जून 21। कॉस्ट इनकट, बोले बोले क्या लाइन थी? कॉस्ट इनकट ड्यूरिंग द ईयर, कोई बताए? 31,700। टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट कितनी? ये लाइन कल बनाई थी, तो ये मैं कोई एंट्री नहीं कर रहा, ये कोई एंट्री नहीं कर रहा। इसको समझ लिया, मेरे सवाल की वर्किंग मानने जाए। और इस लाइन को ना फिर ऐसे हमने डब्बे शब्बे बना दिए थे। कितनी खर्चा हो गया, कितने पेंट के डब्बे आ गए? मिसाल के तौर पे 31 सरिया 7, पूरी बिल्डिंग पे कितने पेंट के डब्बे लगने हैं? 60। डन जी। एनी क्वेश्चन टिल नाउ? सर ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में सर हम वो नहीं लेते जो कैपिटलाइज करना हो? जी, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में वो लेते हैं जो खर्चा कैपिटलाइज करना हो। डेप्रिसिएशन भाई हर वो खर्चा जो के बिल्डिंग बनने में मदद कर रहा है, वो खर्चा कैपिटलाइज होगा। कुछ खर्चे ऐसे हैं जो के उसी साल कैश में पे किए जाते हैं, और कुछ खर्चे ऐसे हैं जो कि आप एक ही दफा कर देते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता फायदा देते हैं। अब मुझे सोच के बताएं, लेबर को पैसे इस साल के इस साल ही देंगे? डेली लेबर आमतौर पे चलती है, लेबर को पैसे इस साल के दे देंगे, मटेरियल भी इस साल का इस साल खरीद लिया। जब हमने खरीदा प्लांट, तो अगर प्लांट खरीदा तो प्लांट पूरे को एसेट की कॉस्ट में डाल दें, या प्लांट ने 20 साल में घिसना है? 20 साल में उसमें से 1 साल हमारे प्रोजेक्ट की वजह से घिसा, तो उस प्लांट की डेप्रिसिएशन को एसेट जो हम बना के देने लगे हैं उसके लिए नेसेसरी खर्चा समझें या अननेसेसरी खर्चा, लेकिन उसकी पूरी कॉस्ट क्यों नहीं डाल सकते? तो जितना यूज हुआ है इस साल, उतना इस साल कैपिटलाइज कर दें डेप्रिसिएशन को। और अगर प्लांट खरीदा होता है 1 फरवरी को, ये सॉरी 1 फरवरी नहीं 1 जुलाई का सवाल है ना, प्लांट खरीदा होता है 1 अगस्त को, तो फिर 11 महीने की डेप्रिसिएशन उसमें डालते। अदर इंफॉर्मेशन, सर्वेयर हैज एस्टिमेटेड एट प्रोग्रेस ऑफ 40% टिल ईयर एंड। आखिरी 2 लाइनें नहीं पढ़नी आपने, आखिरी 2 लाइनें बिल्कुल क्लास के एंड पे पढ़ेंगे। द सर्वेयर हैज एस्टिमेटेड एट प्रोग्रेस इज 40%। ओ भाईजान, इधर से स्टेज ऑफ कंप्लीशन नहीं निकालनी। कल के सवाल के 2 सिनेरियोस थे, ए और बी, तो कभी परसेंटेज गिवन हो तो दीवानावार निकालनी नहीं पड़ जाती। अब ये तो इनपुट मेथड टाइप चीज थी, लेकिन सवाल ने तो सर्वे करवा के पता करवा लिया कि कितना काम मुकम्मल हो गया। कितना काम मुकम्मल हो गया है? 40% काम मुकम्मल हो गया है। अब मेरे ख्याल से मैंने कहा था कि ये फिगर मेरे लिए खास अब रेलिवेंट नहीं है, ये फिगर मेरे लिए रेलिवेंट नहीं है। वैसे जरा इस तरह चेक करें कितने % कंप्लीट हुआ है? 31,700 डिवाइड बाय 60,000, 53% प्रोजेक्ट इस तरह कंप्लीट हो रहा है। लेकिन इंजीनियर की क्या राय है कि कितना काम कंप्लीट हुआ है? अब सवाल वाली बेसिस लें या अपनी बेसिस लें कोई? और अगर सवाल में इस लाइन की जगह लिखा होता द कंप्लीशन इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट इनकर्ड, तो फिर हम ये वाली लेते। अब इस सारे डाटे को छोड़ के इस तरह आपने वर्किंग नोट की हुई है, अब इसको इग्नोर कर दें। क्यों इग्नोर कर दें? क्योंकि परसेंटेज ऑलरेडी
लिखा करें रीजंस। परसेंटेज ऑलरेडी गिवन है इसलिए इसको इग्नोर कर दें। ऐसा ही है, परसेंटेज हम निकालें या किसी ने बता दी है? हम अगर निकालते कैसे निकालते? कितना खर्चा हो गया, कितना होना है, और कितना होना है नहीं, टोटल कितना होना है। होना है से शायद फीलिंग आती है कि रिमेनिंग कितना होना है। कितना खर्चा हो गया, कितना टोटल होना है, उस बेस पे भी निकाल सकते थे, लेकिन सवाल ने कहा भाईजान मैं अपनी मर्जी चलाऊंगा, तो सवाल ने परसेंटेज खुद निकाल के दे दी। अब भाईजान आप जो है वो मुझे P&L बनवाएंगे। पहले रफ वर्किंग वाला एज ऑन टाइप P&L एज, लेकिन इसमें एज ऑन का चक्कर ही नहीं होगा क्योंकि है ही एक साल, तो उसी साल वाला वही चला जाना है। बहरहाल फिर भी बनवाना है आपने, बनवा दें जी। भाईजान किसी को याद है किस फिगर को पकड़ के 40% लगाया था? सेल को पकड़े, सेल को पकड़ा था और 40% सेल को पकड़ा था और 40% लगाया था। और किसको पकड़ा था? ना ना ना, इसको नहीं पकड़ा था। इसका 40% क्या लेना है, ये तो खुद इस साल का खर्चा है, इसका 40% लिया था। तो सेल पकड़े, इसका 36,000 60,000 इंटू 24,000 डन। भाईजान प्लीज टेंशन मत लें आप कि प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट को फारग करें, मुझे इन दोनों की जनरल एंट्रीज करवा दें। ये फिगर्स आपने सवाल में निकाली है ना, तो जनरल एंट्रीज करवाएं। सेल बुक करें, कॉस्ट ऑफ सेल बुक करें, सेल बुक करें, कॉस्ट ऑफ सेल बुक करें, जनरल एंट्रीज करवाएं, दोनों की जनरल एंट्रीज करवाएं। ना 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 वो यार, एक ना सवाल में आखिर में लाइन लिखी हुई है, वो मैं आपको बाद में पढ़ानी है, इसलिए अभी डेटर डेबिट सेल क्रेडिट ना करवाएं। वो सवाल की आखिरी लाइन है, उसमें से कुछ बिल करने का हमें हक है, कुछ अजीब सी लाइन लिखी हुई है, वो आपको पढ़ के खुद ही समझ आ जाएगी। फिलहाल मुझे अधूरी सी एंट्री करवा दें। 30-21 बोलें जी। सेल क्रेडिट, डेबिट इंशाल्लाह थोड़ी देर में कर लेते हैं। सेल क्रेडिट कितने से भाईजान? डेटर डेबिट करना है नहीं करना ये मैं इंशाल्लाह देखता हूं। अभी डेटर डेबिट करना नहीं करना ये मैं देखता हूं। सेल क्रेडिट कर ली 30-21। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, हाँ इसका क्रेडिट आप बताएं। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट डेबिट की हुई है, इसे क्या कर दें? क्रेडिट कर दें। कितना? लॉजिक, लेकिन लॉजिक एक ही दफा मैंने बतानी है, आपने गौर से सुननी है। सेंट्री की लॉजिक ऊपर देखें। आपने कभी देखा जाके कि कंस्ट्रक्शन हो रही हो और ईयर एंड के ऊपर जो है वो ईंटें, बजरी, सीमेंट साइड पे पड़ा हो? पड़ा होता है ना। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऐसी मिसाल दे रहा हूं, 31 का ईंट, बजरी, सीमेंट खरीद लिया, इस साल 24 इस्तेमाल किया, बाकी शायद अभी तक पड़ा हुआ है, वो इंशाल्लाह कब इस्तेमाल हो जाएगा? अगले साल इस्तेमाल हो जाएगा। कभी आपने किसी बिल्डिंग को बनते हुए ये देखा हो कि सामान खरीद के रख लिया उन्होंने और सामान उसी तरह पड़ा है और 31 दिसंबर की रात आ गई? 1-2 फ्लोर बन गए, अगले फ्लोर बन रहे थे, ईंट, बजरी, सीमेंट उसी तरह पड़ा हुआ था। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, कितना खरीदा, कैश पे किया ना, कितना खरीदा? 31, इसमें प्लांट भी है, वो छोड़ें, कॉन्सेप्ट समझे बस। कितना खरीदा, उसमें से कितने % यूज हो गया? टोटल का 40%। तो बाकी इंशाल्लाह आपने मुझे बताना है। ये अकाउंट अभी आउट हो जाएगा, डेबिट किसी और से पड़ा है, क्रेडिट किसी और से पड़ा है, तो बाकी जो बैलेंसिंग ईंट, बजरी, सीमेंट होगी वो हम बैलेंस शीट में शो करेंगे। तो बस अब ये नई बात आज सुन लें कि आपने सेल की भी एंट्री अलग किया करनी है, और अब पूरे सवाल में सेल और कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री भी आज करें। कल हमने एंट्री मेरे ख्याल से नहीं की थी। डन जी। अच्छा, अब ये तो P&L एज ऑन टाइप की चीज है, लेकिन हमने कौन सा P&L चाहिए होता है? सवाल की रिक्वायरमेंट कौन सी है? P&L। ये सवाल की रिक्वायरमेंट नंबर ए है, जनरल एंट्रीज, बीच में तो वर्किंग आ गई है ना। फॉर द ईयर P&L चाहिए, कौन सी रिक्वायरमेंट है? बी। P&L बनवा दें जी फॉर द ईयर, वही वाला होना है, उसमें को पिछले साल का है ही नहीं। कितना? सर आप टाइम क्यों जाया करें? इसलिए कि कल वाली बात और आज वाली बात डिफरेंट ना लगे। सेल कितनी जी? कॉस्ट ऑफ सेल और कुछ और कुछ और कुछ और कुछ
एक्सेलेंट, ये भी तो खर्चा है एक वेस्टेड मटेरियल वाला, ये तो कहीं नहीं डाला था, तो ये 400 रुपये भी P&L में डाल दें। लेस एक्सपेंसेस, जीपी भी निकाल सकते हैं आप, लेकिन को खैर है छोड़ें। कितना जी? 400। प्रॉफिट कितना आ गया हमारा? 11,600। डन जी। तो लिख लें कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन की बुनियाद पे किया करेंगे। कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन की बुनियाद पे किया करेंगे। दिल में क्या आ रहा था, कॉस्ट ऑफ सेल में कितना डाल दें जो खरीदा, लेकिन खरीदा हुआ सारा कॉस्ट ऑफ सेल में नहीं डालना, क्योंकि साल के एंड पे कुछ ईंट मजरी सीमेंट पड़े भी होते हैं। आखिरी एंट्री आप मुझे बता दें इसके डेबिट। As per the contract, invoice was raised on 30/9/2021। एक बिल हमने उसे भेजा है 30/9/21 को, कितने का? Which will be received in, इसका मतलब है अभी तो रिसीवेबल ही है ना। An unconditional right to receive money is only established upon sending invoice। जितनी इनवॉइस भेजते हैं वो अनकंडीशनल राइट होता है, तो बाकी कंडीशनल। आप बता दें डेटर में कितना डालें और कॉन्ट्रैक्ट एसेट कितना बनाएं? बोले 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 22,000 किस में डाल दें? डेटर में। क्या मैं उसको कह सकता हूं मुंह से ओ भाईजान 22,000 दो? अगर बाकी मैं उससे कहूंगा, वो कहेगा भाईजान तय ये हुआ है बिलिंग के साथ पैसे लिंक है, आप बाकी पैसे अभी मांग नहीं सकते। लेकिन दिल की आवाज तो होगी ना, बाकी पैसे भी मैं मांग सकता हूं। तो अनकंडीशनल राइट को डेटर कहते हैं या कॉन्ट्रैक्ट एसेट? तो जितना अनकंडीशनल राइट है उसको कहां डाल दिया करेंगे? बाकी बैलेंसिंग निकलवा दें। इसका नाम कॉन्ट्रैक्ट एसेट। कितना? 14,000। 1 मिनट से ज्यादा ना लीजिएगा, बैलेंस शीट बना दें। यार आप इधर देखो ना, हमने कमा कितना लिया है P&L में? देखिए यार, हमने कमा कितना लिया है? 36। कितने का बिल भेजा है? 22। वो कहते हैं जो बिल की अमाउंट है ना, असल में कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा कि बिल ऐसे ऐसे आएंगे, तो बिल की अमाउंट है ना, बस वही तेरा रिसीवेबल है, इससे ज्यादा तो रिसीवेबल बुक। तो व्हाट इज अनकंडीशनल रिसीवेबल? 22। और बाकी रिसीवेबल कब बुक होगा? जब कभी अगला बिल जाएगा। वो अगला बिल अभी गया नहीं, तो इसलिए ये कंडीशनल राइट है। बन गई बैलेंस शीट? जल्दी बना दें। कितनी चीजें आ रही हैं बैलेंस शीट में? नहीं, 3 नहीं आ रही, 4 आ रही हैं। करंट स्टेटमेंट जी भाईजान। पहले तो प्लांट बता देना, प्लांट कितने का खरीदा है? माइनस 2500, 47। और करंट एसेट में नहीं, तरतीब से चलो। रिसीवेबल कितने हैं? कॉन्ट्रैक्ट एसेट, अनकंडीशनल राइट, कंडीशनल राइट 14,000। दिल की आवाज अपनी बैलेंस शीट में शो कर दें, लेकिन उससे नहीं मांग सकते कोर्ट में जाके। बाकी वो जो ईंट बजरी सीमेंट पड़ा हुआ है मेरे पास नजर आ रहा है मुझे पड़ा हुआ, अभी बिल्डिंग के साथ जुड़ा नहीं है, उसको इन्वेंट्री टाइप कोई चीज समझ लें और इसे क्या कर लें, कॉन्ट्रैक्ट पे की गई वो कॉस्ट जो अभी तक इन प्रोग्रेस है। क्रिएट कितना हुआ था? कितना खर्चा हमने पे किया था और कितना खर्चा पे किया था ईंट बजरी सीमेंट का, उसमें से कितनी ईंट बजरी सीमेंट इस्तेमाल हो गई? 24। 31,700 माइनस
24,000 7,700। भाई कह रहे हैं 22,000 की जो इनवाइस भेजी है वो 36,000 की क्यों नहीं भेजी। असल में ना ये जो बिलिंग चल रही होती है ना, इसका हमारी परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन से ताल्लुक नहीं होता। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन होती है हमारा अंदाजा कितना काम मुकम्मल हो गया। अगला बंदा कहता है इतना काम मेरी नज़र में कोई नहीं मुकम्मल हुआ हुआ, जो बिल आएगा ना बस वो तेरा राइट होगा। इन द एंड जाके तो आपस में टैली करी जानी है सारी चीजें। सॉल्यूशन में कोई गलती किसी ने देखी हो, सारी फिगर्स सारी डेट्स ठीक है। कौन सी एंट्री नहीं है? अगले सफे पे है ना। मैं चीट लंगानू। ओके कोई ताल्लुक नहीं यार। ये क्या लाइन लिखी हुई है किताब के पेज 115 पे? If cost incurred in fulfilling contract with a customer are not within the scope of another standard, IS 16, IS 38, an entity shall record asset only if these costs meet all the criteria. देखें इधर, if cost incurred do not relate to other standard, अगर तो अदर स्टैंडर्ड से रिलेट करिए फिर तो प्लान डेबिट करें, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट ना करें। अगर कोई और स्टैंडर्ड लग रहा है तो वो लगाएं, लेकिन वो बात अपनी जगह की सिलेक्शन यहीं डालनी है, वो बात अपनी जगह। लेकिन अगर इस पे IS 16 लग रहा है तो इसको ना कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट वर्क इन प्रोग्रेस का नाम दे दीजिएगा। और इसी के लिए हमने कुछ सॉफ्टवेयर खरीदे हो जो जिसमें मैप वगैरह बनाते हो तो उसको भी इंटेंजिबल कोई डेबिट करेंगे, लेकिन थोड़ी थोड़ी क्या डालेंगे इधर, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन। अगर कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए आपने की हैं जिन पे दूसरा स्टैंडर्ड नहीं लग रहा, उनको कैपिटलाइज कर दें अगर ये 3 क्राइटेरिया पूरे हो रहे हो। और अगर कोई और स्टैंडर्ड लग रहे हैं उन पे तो लिख लें, फिर तो IS 16 वाली एंट्री करेंगे। तो IS 16 वाली एंट्री की है या IFRS 15 की कोई एंट्री की है? IS 16 वाली। यार इस सफे पे तो आप आई हुए हैं, ये मुझे बता दें। हाँ क्या चीज भाई पूछ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट वर्क इन प्रोग्रेस को NCA में क्यों नहीं डाला? वो जो ईंट बजरी सीमेंट हमारे पास साल के एंड पे पड़ी हुई है ना, ये 2-3 महीने के अंदर ही बिल्डिंग में इस्तेमाल हो जानी है। भाई ये एक छोटा सा सवाल किताब पे 115 पे साथ ही कर लें। A salesperson earns 5% commission on winning a contract. On winning a contract, क्या लेने गए होंगे? कॉन्ट्रैक्ट, और विन भी करके आ गए। 5% कमीशन इसको मिला है। विनिंग a date was signed during January. The product will be delivered in the current year only. और उसमें हमने जो से बिल्डिंग्स वगैरह बना के देनी है, बाथरूम वगैरह, वो इसी साल बना के दे देंगे। हाउ शुड द एंटिटी अकाउंट फॉर दिस कमीशन? असूली तौर पे तो ये सेल्स कमीशन टू विन अ कॉन्ट्रैक्ट मैंने बताया था कैपी, लेकिन क्योंकि वो एक एक्सेप्शन है हमारी, साल के अंदर अंदर है, इसलिए इसको क्या करेंगे, इसकी हेडिंग दे दें कॉस्ट टू ऑब्टेन वाली थी। सेल्स कमीशन देना एम्प्लॉइज को, कॉस्ट, अभी वो जो थोड़ी देर पहले किया था सवाल। अच्छा यार ये एक और रिवीजन कर लें, कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग या फुलफिलिंग, एक और कर लें। कमीशन टू सेल्स एम्प्लॉइज फॉर विनिंग द कॉन्ट्रैक्ट, क्या करेंगे? कैपिटलाइज, अभी सुबह सुबह जो सवाल किया। एक्सटर्नल लीगल फीस फॉर ड्यू डिलीजेंस कंसल्टेंसी सर्विसेज फॉर बिड प्रेपरेशन। ड्यू डिलीजेंस होता है भाईजान हमारे, जरा अच्छे तरीके से बिड बना के दे दो ताकि अगले को पसंद आ जाए। बिड प्रेपरेशन कहां डालेंगे? एक्सपेंस में। ट्रेवल कॉस्ट टू डिलीवर प्रपोजल, एक्सपेंस में। भाईजान कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का है, इसलिए मुझे इजाजत है ये वाली कैपे, तो सिर्फ कितनी कैपिटलाइज करेंगे? 10,000, और बाकी सारे को कहां डाल देंगे?
तो थोड़ी सी हमारी रिवीजन हो गई किसकी, कॉस्ट टू ऑब्टेन। ये अल्फाज ना आप ना किसी तरह याद मीन्स के जहन में रखिएगा, ये ना स्टैंडर्ड में अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं और ICAP भी इसी तरह के अल्फाज इस्तेमाल करेगा। तो इसको कैपिटलाइज करना है, इन दोनों को एक्सपेंस आउट करना है। लेकिन इन दोनों एक्सपेंस वालों को कब कैपिटलाइज करना पड़ सकता है? नहीं, ये 1 साल वाली बात नहीं, गलत कर दी इन्होंने। इन दोनों एक्सपेंस को कब कैपिटलाइज करना पड़ सकता है? जब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो ये पैसे तेरे से ले लेंगे चाहे कॉन्ट्रैक्ट में लेना मिले। और इसको कब एक्सपेंस में डालना होता है? जब कॉन्ट्रैक्ट का अरसा 1 साल से कम हो, फिर इनको एक्सपेंस में डालना होता है। एक्सटर्नल लीगल फीस, आगे मकसद क्या है वो बता रहा है। किसी कंसल्टेंट से हमने बिड प्रिपेयर करवाई है, बिड का मतलब होता है प्रपोजल प्रिपेयर करवाया, ये जरूरी खर्चा है। लेकिन मुझे बताएं अगर कॉन्ट्रैक्ट विन ना कर किया तो यह जरूरी खर्चा डूब जाएगा, इस वजह से एक्सपेंस में डाल। अच्छा, ये भी इंशाल्लाह फिर बाद में करते हैं। भाईजान ये कर लें, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड एट अ एंड इट्स सेटिस्फाइड ओवर 3 पॉइंट्स हैं बुक में, वो जरा निकालें आप। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड ओवर टाइम, पेज नंबर 129. रुक जाएं जी, बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन शुरू होने लगी है। मुझे बता दें कि कोई ऐसी मिसालें मुझे दें कि कस्टमर, कोई ऐसी मिसालें मुझे दें कि कस्टमर सेलर सर्विस देता जा रहा हो और कस्टमर साथ साथ सर्विस लेता जा रहा हो, सेलर सर्विस देता जा रहा हो और कस्टमर साथ साथ सर्विस लेता जा रहा हो। लेक्चर्स वेल डन, सेलर सर्विस देता जा रहा है, कस्टमर लेता जा रहा है, इधर नहीं देखना, मिसालें देते रहें। इलेक्ट्रिसिटी सेलर सर्विस देता जा रहा है, साथ साथ कस्टमर सर्विस लेता जा रहा है साइमल्टेनियसली। और जिम सर्विसेज, सेलर सर्विस देता जा रहा है और कस्टमर सर्विस लेता जा रहा है। पेशेंट एडमिट हुआ है 2 दिन के लिए 4 दिन के लिए, सेलर सर्विस देता जा रहा है, पेशेंट सर्विस लेता जा रहा है। इसी तरह आगे नेट पैकेज, ठीक है, सेलर सर्विस देता जा रहा है, कस्टमर सर्विस। ऐसी बातें जहां सेलर सर्विस देता जा रहा हो और कस्टमर साथ साथ सर्विस, जमादार की सर्विस, बिल्कुल सेलर सर्विस देता जा रहा है जमादार और बायर सर्विस साथ साथ, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को आपने, ऐसी सर्विस को आपने रिकॉग्नाइज करना है हमेशा ओवर टाइम। ऐसी सर्विस को रिकॉग्नाइज करना है हमेशा ओवर टाइम। इलेक्ट्रिसिटी का बिल वापडा वाले फौरन रिकॉर्ड करते हैं या 12 महीनों का बिल की 12 एंट्रीज करते हैं? 12 एंट्रीज करते हैं। डन। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो के दी जा सके, ठीक है। जिम सर्विस, चलो भाई एक ही दिन ये लो तुम्हारे मसल, चलो जाओ। An entity transfers controls of goods and services होले होले, पेज 109। An entity transfer goods or services होले होले, ऊपर होले होले। Therefore satisfies a performance obligation and record revenue होले होले। रेवेन्यू भी कैसे रिकॉर्ड करें? होले होले होते हैं भाई, आहिस्ता आहिस्ता। If one of the following criteria is, तीनों में से कोई एक बात हो जाए तो आपने रेवेन्यू आहिस्ता आहिस्ता बुक करने। भाई रेवेन्यू आहिस्ता आहिस्ता बुक करने की कल से न्यूमेरिकल्स हम कर रहे हैं। 40% रेवेन्यू बुक कर लो, 60% कर लो, रेवेन्यू आहिस्ता आहिस्ता बुक करने का अभी भी न्यूमेरिकल किया है। रेवेन्यू कितना था? 90। बुक कितना किया था? 36। The customer simultaneously receives service and consume the benefit provided by the entities। अब क्लास से निकलेंगे तो क्या क्या आप कहेंगे? मुझे IFRS 15 हो गया। इसको कहते हैं कस्टमर रिसीव सर्विस एंड कंज्यूम्स द प्रोवाइडेड बाय द एंटिटी कॉलेज एज द एंटिटी पर
परफॉर्म हो रही है और क्या हो रहा है? तो ये मैं परफॉर्मेंस कर रहा हूं और आप साथ साथ कंज्यूम करते जा रहे हैं। जिम सर्विसेज, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, टीचिंग सर्विसेज, सिक्योरिटी गार्ड सर्विसेज बाय कंपनी, पेरोल सर्विसेज प्रोवाइडेड, पेरोल सर्विसेज की एग्जांपल, पेरोल सर्विसेज प्रोवाइड बाय अकाउंटिंग फर्म एंड क्लीनिंग, सफाया नहीं, सफाई, क्लीनिंग सर्विसेज। अच्छा जी भाईजान, आपने लैंड खरीदी, लैंड खरीदी, लैंड खरीद के आपने जो है वो कहा भाईजान कौन मेरी तामीर करके देगा। 2-3 कॉन्ट्रैक्टर आए, आपने एक कॉन्ट्रैक्टर को कहा भाईजान आप तामीर कर दें। अब उसने लैंड के ऊपर जो कंस्ट्रक्शन करनी शुरू की, मैंने माना आप उसमें शिफ्ट नहीं हो सकते, उसमें शिफ्ट नहीं हो सकते। अभी तो जो है वॉश बेसिन भी नहीं लगा वॉशरूम के अंदर, अभी तो जो है वो किचन के अंदर टूटियां भी नहीं लगी। लेकिन मुझे बताएं जैसे जैसे वो घर बनता जा रहा है वैसे वैसे आपका होता जा रहा है। आपकी लैंड है, आपकी लैंड पे आके वो बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन शुरू होने लगी है। आपकी लैंड है, आपकी लैंड पे आके ये थ्योरी के सवाल एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं और इस बुनियाद पे न्यूमेरिकल का पूरा सॉल्यूशन बदल सकता है। अगर इस सवाल में परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड ओवर टाइम ना होती ना, तो आखिरी साल मैंने एंट्री करनी थी कैश डेबिट सेल क्रेडिट 96। मैंने एटा आहिस्ता आहिस्ता 90,000 मैंने आहिस्ता आहिस्ता रेवेन्यू बुक नहीं करना था। अगर आपको मैं इस सवाल के अंदर ही ऐसा सिनेरियो बता दूंगा जिसके अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एकदम फुलफिल हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता फुलफिल, ऐसा हो सकता है कि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में भी रेवेन्यू आपको एंड वाले साल में जाके बुक करना पड़े, जब आप उसको कस्टमर को चीज क्या कर दें, डिलीवर। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स जिसे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं, इनमें रेवेन्यू कब आहिस्ता आहिस्ता बुक होता है, जब वो घर बना के देता रहे आपकी लैंड पे और साथ साथ घर आपका बनता रहे। जब वो घर मुकम्मल हो गया, अब वो घर आपका हो गया लेकिन साथ साथ भी आपका बनता जा रहा था। डन। दूसरी बात, मिसाल के तौर पे आप घर में शिफ्ट हो गए, अब आपने किसी को बुलाया भाईजान फर्नीचर नया बना के दें। अब वो जैसे जैसे फर्नीचर बना के देता जा रहा है वैसे वैसे फर्नीचर आपका होता जा रहा है, वैसे वैसे फर्नीचर पे कब्जा आपका आता जा रहा है। तो ऐसी सूरत के अंदर भी वो आपको सर्विस आहिस्ता आहिस्ता दे रहा है। लेकिन अगर आप उसे घर ना बुलाते और आप उसे कहते कि अपनी दुकान पे फर्नीचर बना देना और मैं कुर्सी खरीद लूंगा एंड के ऊपर, मुझे बना के दिखा दो मैं एंड पे खरीद लूंगा, फिर वो सेलर कुर्सी का रेवेन्यू बुक करता जब वो आपको बेचता, क्योंकि फिर वो जैसे जैसे कुर्सी बनाता जा रहा है वैसे वैसे आपकी नहीं हो रही। तो हां, अगर आप उसको इधर अपने घर बना के चीजें बनवा लें, मटेरियल भी दे दें, बाकी चीजें दे दें, चल बना तू, फिर साथ साथ आपकी चीज होती जा रही है। लेकिन अगर वो खुद आपको बना के दे रहा हो तो फिर वो यकदम आपकी होगी, होले होले आपकी नहीं होगी। द एंटिटीज परफॉर्मेंस अभी जहन में लाएं, वो जो बंदा घर बनाने हमारी लैंड पे आया है, अभी जहन में लाएं वो जो बंदा फर्नीचर हमारे घर बनाने आया है, जिसमें वो पहले बंदों को बिठा के चेक कर रहा है कि कितना, फिर उसके बाद बनाना शुरू करता है। द एंटिटीज परफॉर्मेंस क्रिएट्स, एंटिटी कौन है, सेलर, डीलर, लिख लें ऊपर, सेलर, डीलर की जगह कॉन्ट्रैक्टर। द कॉन्ट्रैक्टर परफॉर्म्स या कॉन्ट्रैक्टर परफॉर्मेंस क्रिएट्स और इनहेंसेस एन एसेट, फॉर एग्जांपल वर्क इन प्रोग्रेस, दैट द कस्टमर कंट्रोल्स एज द एसेट इज, बल्कि एज एंड व्हेन करें, एज एंड व्हेन, जैसे जैसे एसेट बनता जा रहा है वैसे वैसे आपका होता जा रहा है, एज एंड व्हेन द एसेट इज क्रिएटेड और इनहेंस्ड। इसकी एग्जांपल बताएं जी, ये स्टैंडर्ड का ना पैरा 35 है, एग्जांपल्स मैंने अपनी तरफ से लिखी हुई है। An entity has entered into a construction contract to build on the customer's and any work in progress arising from the entity's performance, seller performance is controlled by, और किसी भी टाइम के ऊपर अगर आपका दिल चाहा तो आप उसको फारिग करके बाकी काम किसी और से करवा लीजिएगा। लेकिन वो जो कुर्सी है अगर आधी मुकम्मल है उसमें आप नहीं कह सकते अभी छोड़ दे, ये कर वो कर ये कर, उसमें जैसे ही वो एंड पे कुर्सी मुकम्मल करेगा तब आपको वो कुर्सी बेच देगा। ये दूसरी शर्त हो गई। तीसरी शर्त,
आपने उसको ऑर्डर दिया, भाईजान कुर्सी तूने अपनी दुकान पे ही बनानी है और मेरे कमर बैक का मसला है और मेरे इस चीज का मसला है, तो आपने एक कस्टमाइज्ड चेयर बनानी है और मैं आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूं, आपने इसको किसी और को बेचना नहीं है। ये 2-3 बातें करके आपने उसको ऑर्डर प्लेस कर दिया। ऐसी सूरत में स्टैंडर्ड कहता है ये देखने में तो आपको लग रहा है कुर्सी एंड पे आपको वो देगा, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में एक शर्त पाई जा रही है तो फिर सेलर रेवेन्यू साथ साथ बुक करे, फौरन बुक ना करे। अगर कॉन्ट्रैक्ट में ये लाइन डलवा दो कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसल हुआ तो कैंसल होने के वक्त जितना काम कर चुका होगा सेलर, उस सेलर के काम के कस्टमर पैसे उसे देगा। अगर पैसे देगा तो फिर सेलर को चाहिए कि सेलर के पास तो पार्शली कंप्लीटेड वर्क का भी रेवेन्यू रिकॉर्ड करने का हक है, क्योंकि उसका तसल्ली है कि मुझे कौन पैसे दे देगा, सेलर पैसे दे देगा। कई दफा ऐसा होता है हम अगले से चीज अगले की दुकान पे बनवा रहे होते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड कहता है वो भी साथ साथ आपकी हो रही है अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि सेलर अगर इस सेलर नहीं बायर अगर इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करता है तो बायर विल बी लायबल टू कंपनसेट द सेलर फॉर द वर्क परफॉर्म टू डेट। खाली कॉस्ट नहीं, कॉस्ट में प्रॉफिट डाल के उसका रेवेन्यू प्रॉपर उसको आप देंगे। अगर कॉन्ट्रैक्ट में ये बात है तो फिर ऐसी सूरत के अंदर बोलें ये भी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेलर इस कुर्सी का रेवेन्यू अगर ईयर एंड आ जाए और 1 नवंबर को कुर्सी बनानी शुरू की हो और 31 जनवरी को कुर्सी मुकम्मल होनी हो तो 2 महीने बना लिए लेकिन अभी ना मुकम्मल है, फिर भी रेवेन्यू बुक कर ले। द एंटिटीज परफॉर्मेंस does not create an asset with an alternative use to entity। अच्छा ये जरा पढ़ें, entities performance create an asset with alternative use। नहीं नहीं नहीं, क्या इसका अल्टरनेटिव यूज है? उसने कहा है अल्टरनेटिव यूज तुझे कोई नहीं दूंगा मैं। यानी कि अगर सेलर को मैं ये कह दूं कि ये कुर्सी तू ना बना तो फिर सेलर कहेगा भाईजान मैंने कहा इसको बेचना है, मेरी तो मजबूरी तुमने खड़ी कर दी, क्या कर रहे हो तुम मेरे साथ। अब जरा डज नॉट पढ़िएगा, एंटिटीज परफॉर्मेंस क्रिएट ऐसा एसेट नहीं कर रही जिसका क्या यूज है, अल्टरनेटिव यूज। अब उर्दू में इसका मतलब लिखें, सेलर ऐसी चीज बना रहा है जिसका ऑल्टरनेटिव यूज नहीं है। अब उर्दू का फिक्रा पढ़ें, अजीब सी चीज बना रहे ना यार, अजीब सी यानी कस्टमाइज टाइप हमारी रिक्वेस्ट पे। सेलर ऐसी चीज बना रहा है जिसका ऑल्टरनेटिव यूज नहीं है। सेलर मुझे ऐसी चीज बना के दे रहा है जिसका उसके पास कोई इस्तेमाल नहीं है। अगली शर्त बताएं, एंड सेलर हैज अ राइट टू पेमेंट फॉर परफॉर्मेंस कंप्लीटेड। एक लाइन आगे और डालें, इफ कस्टमर कैंसल्स कॉन्ट्रैक्ट। ये स्टैंडर्ड की ना गाइडेंस में लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड के इस मेन पैरे में लिखा हुआ, लेकिन समझने के लिए जरूरी है। इफ कस्टमर कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, आप भाईजान जरा टॉप से चलें और सोचना शुरू कर दें। आप हैं सेलर, यू आर अ सेलर एंड यू आर गोइंग टू सेल समथिंग। अगर आप जिम सर्विसेज सेल कर रहे हैं तो रेवेन्यू कैसे बुक करेंगे, ओवर द टाइम बुक करेंगे। अगर आप वापडा हैं तो आप रेवेन्यू कैसे बुक करेंगे? अगर आप किसी को अकाउंटिंग सर्विसेज दे रहे हैं 3 साल के लिए, ओवर द टाइम रेवेन्यू बुक करेंगे। दूसरा सवाल मेरा, अगर आप कस्टमर की लैंड पे आके काम करके दे रहे हैं, जैसे जैसे आप चीज बनाते जा रहे हैं वैसे वैसे वो चीज कस्टमर के कब्जे में आती जा रही है, तो पैसों की शर्त नहीं है यहां, पैसों की शर्त नहीं है यहां। जैसे जैसे आप चीज बनाते जा रहे हैं वैसे वैसे कस्टमर की होती जा रही है, तो इसका मतलब है वैसे वैसे आपके पास से निकलती जा रही है, तो साथ साथ किसकी होती जा रही है,
तकरीबन इसी तरह का सिनेरियो नहीं बन रहा साइमल्टेनियसली। तो जैसे जैसे आप बिल्डिंग बना के देते जा रहे हैं उसकी लैंड पे, वैसे वैसे उसकी होती जा रही है। तो आहिस्ता आहिस्ता आप रेवेन्यू बुक करते जाएं, क्योंकि अब आपकी तो नहीं, साथ साथ किसकी होती जा रही है, उसकी होती जा रही है। और तीसरी शर्त, आप चीज तो बना के दे रहे हैं अपनी दुकान पे, लेकिन चीज ऐसी स्पेशलाइज्ड नेचर की है कि वो किसके इस्तेमाल की है, सिर्फ कस्टमर के इस्तेमाल की, और एंटिटी अल्टरनेट यूज इसका कोई नहीं कर सकती। तो ऐसी सूरत के अंदर जैसे जैसे आप चीज बना के देते जा रहे हैं, माना साथ साथ कस्टमर को ना नजर आ रही है ना कुछ हो रहा है, अगर एक शर्त डाल दें आप कॉन्ट्रैक्ट में कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने पे तुम मुझे कंपनसेट करोगे, तो ऐसी सूरत में फिर सेलर रेवेन्यू उस कुर्सी का कैसे बुक करेगा, ओवर द टाइम। ओवर द टाइम का क्या तरीका है, ओवर द टाइम का कल से तरीका पढ़ें। कॉस्ट इनका टू डेट, कुर्सी के 4 बाजू लग गए और कुर्सी की टांगे लगने वाली रह गई, वो आप देख लें। कॉस्ट इनका टू डेट, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी है, उसकी बुनियाद पे आप आहिस्ता आहिस्ता रेवेन्यू बुक कर लें। स्टैंडर्ड कहते हैं अगर इन तीनों बातों का जवाब नो है तो आपने रेवेन्यू बुक करना है एट अ पॉइंट इन टाइम, फौरन, आहिस्ता बुक। अगर इन तीनों बातों का जवाब क्या आ गया, नो, तो लिखें अगर इन तीनों का जवाब नो है तो आपने रेवेन्यू फौरन बुक करना है, जैसे चीजें डिलीवर करना है रेवेन्यू बुक कर लें। अच्छा जी, होंडा ने मुझे गाड़ी बेची है, ये 3 स्टेप्स लगाएं। 3 स्टेप्स से मुराद है ये या ये 3 चीजें टेस्ट करें। होंडा ने जो मुझे गाड़ी बेची है, ये कोई मुझे सर्विस दे रहा है जो साथ साथ मुझे बेच रहे और साथ साथ मुझे मिलती जा रही है, ये फौरन दे दी है, पहला फेल हो गया। अच्छा जी, होंडा ने मुझे गाड़ी बेची, बताएं जी कोई ऐसी चीज वो मेरे आंखों के सामने बना रहे जो जैसे जैसे बन रहे वैसे वैसे मेरी होती जा रही है। होंडा ने मुझे गाड़ी बेची है, क्या वो गाड़ी अपने प्रेमिसेस में बनाता जा रहा है और मैंने लिखा हुआ है, या मुझे फौरन बेच दी है? तो इस कॉन्ट्रैक्ट को मैं, इस रेवेन्यू को कैसे बुक करूंगा, एट अ पॉइंट इन। ओवर टाइम वाले को आहिस्ता आहिस्ता बुक करते हैं, इस सवाल की तरह 90,000 में से कितना बुक किया। लेकिन अगर इस कॉन्ट्रैक्ट में वो लिख देता, इस वाले सवाल में लिखी हुई थी एक बात, वो मैंने इस सवाल के अंदर ना एक बात लिखी हुई थी, ये बात, द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड ओवर टाइम। अगर ये वाली बिल्डिंग होती, आप किसी को फोन करते, आप किसी डीलर को फोन करते, डीलर भाईजान अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी भाईजान क्या मसला है आपको? यार बात तो सुन लो मेरी। हाँ जी क्या मसला है? यार मुझे घर चाहिए। उसने कहा यार, डीलर ने कहा यार लैंड वगैरह आपकी कहाँ? उसने कहा भाई मुझे कोई नहीं पता, मुझे बहरिया टाउन में घर चाहिए। उसने कहा यार 2-3 साल मुझे दे दे, मैं आपको घर दे दूंगा। ये बात होके फोन बंद हो गया। आप बताएं जी, क्या साथ साथ मुझे कोई सर्विस दे रहा है जो कंज्यूम हो रही है? सर्विस देके कंज्यूम वाला तो सिनेरियो नहीं है ये। क्या मेरी लैंड पे कंस्ट्रक्शन करके दे रहे कि जैसे जैसे बनती जा रही है वैसे वैसे मेरी होती जा रही है? क्या कोई ऐसी मैंने बात की है अभी बीच में कि अगर वो मेरा घर बना के दे रहे वो कोई स्पेशलाइज्ड नेचर का है और मैंने उससे रिस्ट्रिक्ट किया हुआ कि तेरा कोई अल्टरनेट यूज नहीं है? रिस्ट्रिक्शन तो मैंने उस पर कोई नहीं लगाई, रिस्ट्रिक्शन मैं लगाऊंगा ना कि तेरा कोई अल्टरनेट यूज नहीं है, और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाए तो मैं तुझे पैसे दूंगा। ऐसी कोई बात मेरी बातों में भी नजर आई है? तो अगर ये तीनों बातें नहीं पाई जा रही तो वो बंदा मुझे घर सेल करने का रेवेन्यू 3 साल में बुक करेगा, या वो बंदा मुझे घर एक गाड़ी की तरह बना के दे रहा है, जैसे होंडा मुझे गाड़ी बना के दे रही है, गाड़ी की तरह बना के दे रहा है। वो एक घर बनाया, घर बना के उसने सेल कर दिया। तो ये जो घर बना के सेल किया, इसका रेवेन्यू वो कब बुक करेगा? एट अ पॉइंट इन टाइम। क्लियर? अब करें कल वाला सवाल जो हमने छोड़ा हुआ है। पास पेपर का कौन सा सवाल था? खुशहाल वाला। और इस सवाल से ना सारी आपको अंदर की बात समझ आ जाएगी जो हम कॉन्सेप्ट पिछले 15 मिनट से लगे हुए हैं। पेज नंबर कौन सा है खुशहाल वाला? 141। अच्छा, थोड़ी सी बातें याद हैं? इतना खर्चा हो गया, इतना टोटल होना था, इतना हो गया, इतना होना था। ओए होए होए होए
कल तो मैंने पॉइंट 1 कराया था। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट इज सेटिस्फाइड एट अ पॉइंट इन, काटें भाईजान, मुझे ये बता दें टोटल कितने का घर बना। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन क्यों निकालनी है मुझे? क्या कि कितना खर्चा इस साल हुआ है, कितना अगले साल होगा, बस कॉन्ट्रैक्ट एंड होने का वेट करें। 2 साल बाद बैरियर टाउन में मुझे घर मिले, 3 साल बाद मिले, 4 साल बाद मिले, मेरी किस्मत। सेलर जब मुझे घर देगा तभी रेवेन्यू बुक करेगा। आप बता दें जी कितना? 42 इज कॉस्ट। और व्हाट इज सेल? सेल तो आपको पता है बोनस पे नहीं मिला था ना। तो अब जरा 2 सालों का प्रॉफिट एंड लॉस बनवा के दें। पहला साल 30 जून 19 था और दूसरा साल 30 जून 20 था। एट अ पॉइंट इन टाइम या ओवर टाइम? अब सेलर होले होले प्रॉफिट बुक करे या एकदम प्रॉफिट बुक करे? 30 जून 19 को बिल्डिंग ना मुकम्मल थी भाईजान, ना तेरी सेल है ना तेरी कॉस्ट ऑफ सेल है। हमारी बला से ना तेरी सेल है ना तेरी कॉस्ट ऑफ सेल है। तूने कुछ बेचा ही नहीं हमें, कोई चीज होले होले मेरी बानी नहीं रही, बस तूने बना के मुझे देनी है। तो बता दें फिर रेवेन्यू कब बुक करेगा? अच्छा, इसमें परफॉर्मेंस बोनस मिला था नहीं मिला था? नहीं मिला था ना। 50 42। और आपने देखा कल इधर लॉस आ रहा था। ओवर टाइम और एट अ पॉइंट इन टाइम का अगर आपने थोड़ा सा गड़बड़ कर दी तो ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट सेल के रह जाने हैं पूरे। तो इधर एट अ पॉइंट इन टाइम था तो पहले साल रेवेन्यू बुक नहीं करना। तो एट अ पॉइंट इन टाइम में लिख लें, सेलर वेट करता है जब तक चीज़ डिलीवर ना हो जाए। सेलर वेट करता है जब तक चीज़ डिलीवर ना हो जाए। इसका सोल्यूशन नोट करें, इसका सोल्यूशन नोट करें। पॉज करो यार, बैठने का दिल चाह रहा है तो ठीक है, नहीं तो चले जाइएगा। चलो शुरू करो। अच्छा जी, डन जी। तो व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ एट अ पॉइंट ओवर टाइम? ओवर टाइम में फिर अच्छा आप ये मुझे बता दें परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कब निकाला करेंगे कब नहीं निकाला करेंगे? ओवर टाइम में परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालेंगे और एट अ पॉइंट इन टाइम में परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन नहीं निकालेंगे। डन, ओके। अच्छा बता देता हूं भाई, इधर देखें अब एक सवाल। एंटिटी इज प्रोवाइडिंग क्लीनिंग सर्विस। एंटिटी इज प्रोवाइडिंग क्लीनिंग सर्विस। कौन सा वाला हो गया? पहला वाला। तो रेवेन्यू कैसे बुक करेंगी? ओवर टाइम, ओवर 3 years। हमारा अंदाजा है कि क्लीनिंग सर्विस 3 साल में दी जाती है। डन। मैं आपको मजे का डेटा देने लगा हूं। कॉस्ट इन करंट ईयर, कॉस्ट इन करंट ईयर, पहला साल या दूसरा और तीसरा? पहला साल। 50,000 का हमने क्लीनिंग मटेरियल खरीदा है, वाइपर वगैरह ये वो चीजें। एस्टिमेटेड फ्यूचर कॉस्ट, एस्टिमेटेड फ्यूचर कॉस्ट 90। डन। एस्टिमेटेड फ्यूचर कॉस्ट 90। इस दिन टाइम निकाल के बड़े सवाल मजे मजे के बन सकते हैं। रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ सेल। रेवेन्यू मैंने आपको नहीं दिया। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ सेल एज्यूमिंग नंबर 1 कॉस्ट, क्या उसे कहते हैं वो, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ सेल एज्यूमिंग रेवेन्यू इज बुक्ड। रेवेन्यू तो अभी मैंने फिगर नहीं दी ना। रेवेन्यू इज एज्यूमिंग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड, एज्यूमिंग परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, ये मुझे लफ्ज देने। एज्यूमिंग परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन इज कैलकुलेटेड, हाँ अब सही बन गया। एज्यूमिंग परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन इज कैलकुलेटेड on basis of
ऑन बेसिस ऑफ नंबर 1 बोले, नंबर 1 बोले, अब बोले कॉस्ट इनकर्ड, बोले कॉस्ट इनकर्ड टू डेट, कॉस्ट इनकर्ड टू डेट ओवर एस्टिमेटेड, ओवर एस्टिमेटेड, बोले टोटल कॉस्ट, कल जो कर रहे थे, ओवर एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट, डन। और एज्यूमिंग परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओ तेरी खैर, अच्छा जी, चलो जी, सवाल बाद में नोट कर लेना, सादा सा सवाल है, इधर देखो। एंटिटी प्रोवाइडिंग क्लीनिंग सर्विस ओवर 3 years, पहले समझे सवाल को। कॉस्ट इस साल कितनी हुई? ओए ये फ्यूचर कॉस्ट है, ये ड्यूरिंग द ईयर वाली, और टोटल एक्सपेक्टेड में से टोटल एक्सपेक्टेड मुझे निकालनी पड़ेगी। कोई थोड़ी अकल तो है ना हमारे अंदर। ये इस साल खर्चा हुआ है, ये टोटल होगा, टोटल में ये वाला तो शामिल होता है, कल मैंने बताया था। ये अंग्रेजी बड़ी मजे की लिखी है इसने, क्या लिखी है? बोले कॉस्ट इन, अकल थोड़ी सी लगा लेना। ये इस साल का खर्चा है, ये 3 सालों में अगले 2 का खर्चा है, डन। तो थोड़ी सी वर्किंग कर लेते हैं। 50 के नीचे 90 नहीं लिखते, आपको पता है 50 के नीचे कुछ और लिख लेते हैं। बोले 50 के नीचे 90 लिखूं या 50 के नीचे कुछ और लिखूं? कुछ और लिखें। अब जी इस सवाल की कौन सी रिक्वायरमेंट सॉल्व होने लगी है, ए या बी? अगले में कहाँ ये सेट होना है, या ये 15 बजे, बड़ी बात है। अच्छा, ए, छोटी सी वर्किंग बता दें, ऐसे रफ वर्किंग सी, कॉस्ट करंट ईयर की बोले 50, एस्टिमेटेड ना फ्यूचर ना बोलना, खुदा के लिए, एस्टिमेटेड फ्यूचर नहीं, एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट। इस साल कितना क्लीनिंग मटेरियल खरीदा? 50। अगले 2 सालों में कितना खरीदेंगे? टोटल 3 सालों में कितना क्लीनिंग मटेरियल इस्तेमाल होगा? 140, डन। आगे तो आपको परसेंटेज निकालनी आती है। 50 डिवाइडेड बाय, राउंड करके बता दो, 36% कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, आप देखें जी P&L कैसे बनेगा, एज ऑन वाला भी, फॉर द ईयर वाला भी, क्योंकि और तो कुछ है नहीं। सेल पे भी कितने % लगेगा? और माय डियर कॉस्ट ऑफ सेल बता दें क्या है? 1, वो तो ठीक है आपकी बात, किस पे लगाएंगे? 140 पे। कितने %? वो तो यार असल में ना, जब कॉस्ट मेथड यूज होता है ना, तो फिर याद रखना यही कॉस्ट इधर आ जाती है। ये बाय डिफॉल्ट एक चीज है, जब कॉस्ट मेथड यूज होगा, जब आपने बेस ही कॉस्ट बनाई है, तो फिर तो यही आना है हमेशा। अच्छा, ये निकल आया जी ओवर। अगला सवाल कोई मुझे बता सकता है? अगला सवाल कोई बता सकते हैं? कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ सेल assuming percentage of completion is calculated on the basis of cost incurred to date divided by total estimated total cost divided। अच्छा, और स्ट्रेट लाइन पे कॉस्ट रिकॉर्ड करनी है। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ सेल assuming percentage is calculated on the basis of। स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब है? हम हर साल बराबर सर्विस दे रहे हैं, हम हर साल बराबर सर्विस दे रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है स्टेज ऑफ कंप्लीशन 33.33% है। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 3, लेकिन इसके करने की जरूरत नहीं, सादा सी बात है बस। तो अब बोलें जी, स्ट्रेट लाइन में बता दें परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। स्ट्रेट लाइन 1 डिवाइडेड बाय 3, अगर 4 साल होते तो डन हो गया, समझ आ गई? तो कॉस्ट को कैसे रिकॉर्ड करना है, पूरा परसेंटेज उसकी निकाल के, या कॉस्ट को स्ट्रेट लाइन पे रिकॉर्ड कर दें? स्ट्रेट लाइन पे रिकॉर्ड कर दें, डन। तो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन इज स्ट्रेट लाइन 1/3। अब बता दें भाईजान, सेल गिवन नहीं है, सेल जो भी आ गई, कॉस्ट ऑफ, यार एक बात याद रखना, टोटल कॉस्ट पे लगानी है हमेशा परसेंटेज, ये ना भूलना। परसेंटेज हमेशा किस पे लगानी है? टोटल कॉस्ट पे। टोटल कॉस्ट, सॉरी, डन हो गया जी। 33%, 47। तो देखा दोनों P&Ls में डिफरेंस आ गया।
लेकिन एक बात बताएं, ये ओवर टाइम ही है ना, है दोनों ओवर टाइम ही, लेकिन एक में मैंने क्या एज्यूम किया है कि कॉस्ट बेस के ऊपर मैं एलोकेशन करूं, और एक में मैंने क्या एज्यूम किया है। अच्छा, एक और बेसिस मिसाल के तौर पे दे दूं, इधर देखें, तीसरी, इधर देखो, जमादारों ने 40 घंटे इस साल काम किया है, 60 घंटे अगले सालों में काम करेंगे। 40 डिवाइडेड बाय 100, जमादारों ने 40 घंटे इस साल काम किए, 60 घंटे अगले सालों में काम करेंगे, तो 40 डिवाइडेड बाय 100, तो व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन? 40%। तो 40 इधर लिखेंगे, बाकी वो उसी तरह कर देंगे। आने दे। और इसी तरह मिसाल के तौर पे आ जाए, अ सर्वेयर हैज चेक्ड दैट ओनली 20% वर्क इज कंप्लीट, फिर तो कुछ भी नहीं करना, फिर तो गिवन है परसेंटेज, तो परसेंटेज किस पे अप्लाई कर देनी है? सेल पे भी और टोटल कॉस्ट पे भी। डन? हाँ, अब कोई सवाल पूछ रहा था। 140 को 3 से डिवाइड कर दो, किताब में जगह जगह यही हुआ है, 140 डिवाइड बाय 3 है नहीं, सही कह रहे ना वो। मैं तो जरा कंसिस्टेंसी के लिए ऐसा कर दिया ना, नीचे लिख दिया। अच्छा यार, ये चीज असल में आईकेप की किताब में थी, तो मैंने कहा ये ऐसा ना हो कि पेपर में आए आप परेशान हो जाएं। जरा नजर मारें, कैलकुलेटर पकड़ें। क्वेश्चन गायब कर दिया मैंने, ओहो, चले मैं शो कर देता हूं क्वेश्चन। इधर लाओ, 1 से आधा मिनट आपको दे रहा हूं, मुझे कॉस्ट ऑफ सेल बता दें। पेज नंबर छोड़ें, पढ़े ना पहले इसको, किताब का पेज है, मुझे कॉस्ट ऑफ सेल बता दें। कितने जी? 4000। एक्सेलेंट, पढ़ लीजिए अब। एक्स लिमिटेड विंस अ 5-year कॉन्ट्रैक्ट टू प्रोवाइड अ सर्विस टू अ कस्टमर। द कॉन्ट्रैक्ट इज रिन्यूएबल फॉर सब्सिक्वेंट 1 years। लीज की तरह सोचें, 5 साल की लीज है, 1-1 साल की बढ़ सकती है। सब्सिक्वेंट 1 year पीरियड, 1 साल बढ़वाओ, 2 बढ़वाओ, 3 बढ़वाओ, तुम्हारी मर्जी है। एवरेज कस्टमर 7 साल तक जो है वो हमारे साथ रखते हैं, राब्ता 7 साल बाद हमारे से तंग आ जाते हैं। तो अब बता दें 5 साल लूं या 7 साल लूं लाइफ प्रोजेक्ट की? 7 साल, 5 को तो फारिग हो गया, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड ओवर टाइम। एक्स लिमिटेड रिकॉर्ड रेवेन्यू ऑन टाइम बेसिस 1 divided by 7। 1 divided by 7 मतलब लिखें इसका, व्हाट इज परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन? यहीं पे फारिग कर दें, 1 divided by 7 14%, राउंड करके आप बोल रहे हैं, ठीक है। तो इट रिकॉर्डेड रेवेन्यू ऑन कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट? नहीं, इट रिकॉर्डेड रेवेन्यू ऑन टाइम बेसिस। वही वाली खिंच मारी है इसने, सॉरी, कॉस्ट टू डेट डिवाइडेड बाय, नहीं ये 18 नहीं पकड़ना, 18 को काटें, 10 डिवाइडेड बाय 28 भी नहीं करना। 10 डिवाइडेड बाय 28 कब करते? जब रेवेन्यू किस बेस पे बुक हो रहा होता? कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट पे बुक हो रहा होता। अभी कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट पे बुक करना है या टाइम बेसिस पे? आप जरा देखें सारे, परसेंटेज बता दें जी। 14%। रेवेन्यू की परसेंटेज मुझे गिवन, रेवेन्यू मुझे गिवन नहीं है। कॉस्ट ऑफ सेल, भाईजान हमेशा परसेंटेज किस पे लगानी है? फॉर द ईयर पे, फ्यूचर पे या टोटल पे? व्हाट इज टोटल कॉस्ट? 28 इंटू 14%, 4000 आ गया, 39 कुछ जो भी आ गया। कुछ क्लियर हुआ है? सवाल की समझ आ गई? इस तरह का कोई सवाल 2-4 नंबर का आ जाए तो जरा टैकल कर लीजिएगा। कौन सा सवाल हम कर रहे थे पहले?
जिसमें मैंने अभी अपनी तरफ से सवाल बनाया था। कहाँ लिखा था अपनी तरफ से सवाल? इतना आगे तो नहीं था। हाँ हाँ ठीक है, सही है, ठीक है भाई, जा सकते हैं जिन्होंने ये सवाल नोट नहीं। आज के नोट्स में कुछ एक्स्ट्रा चीजें डली हुई हैं, वो मैं डली रहने दूंगा, वो अगली क्लास के अंदर मैंने करवानी है। ये रखो इधर, आप लोग जाएं और इधर आओ, ये सॉल्यूशन है इसका, और इधर आए, ये क्वेश्चन है भाई। क्लास इंशाल्लाह बंद करो।